अब हम पहले बच्चे पढ़ेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन में हमें क्या करना है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ग्लूकोज का कंप्लीट ब्रेकडाउन कराना है। पूरा जो ग्लूकोज है उसको तोड़कर 6 CO2 उससे निकलवा लेने हैं हमको, ठीक है। तो अगर बात करें इस ब्रेकडाउन को, ये जो ब्रेकडाउन है, ये जो कंप्लीट ग्लूकोज का जो ब्रेकडाउन है बच्चे एरोबिक रेस्पिरेशन में, इस काम को हम 4 स्टेप्स में करते हैं। और क्या नाम दिया उन स्टेप्स का हमने, ग्लाइकोलिसिस, लिंक रिएक्शन, क्रेब्स साइकिल और ETS। तो सबसे बड़ी बात ये आती है कि क्यों 4 स्टेप में तोड़ रहे हैं। जब ग्लूकोज को तोड़कर एनर्जी निकालनी ही है तो एक ही स्टेप में तोड़ दो। हमारी सेल ने इवोल्यूशन के दौरान पता नहीं क्या क्या डेवलप कर लिया, तो सेल ने ये क्यों नहीं डेवलप कर लिया, कोई एक एंजाइम ऐसा डेवलप कर लेती इवोल्यूशन के दौरान, जो एंजाइम क्या करता, एक ही स्टेप में सारे बॉन्ड को तोड़कर और जितनी एनर्जी थी सारी एनर्जी निकाल देता। सेल ने ऐसा क्यों नहीं किया। तो अगर देखा जाए बच्चे कि अगर इस ग्लूकोज को हमने अगर एक ही स्टेप में तोड़ दिया, एक ही स्टेप में इसके सारे बॉन्ड अगर हमने तोड़ दिए, तो इससे क्या होगा कि इस ग्लूकोज की जो एनर्जी है, जितनी भी एनर्जी इस ग्लूकोज के पास है, वो सारी की सारी एनर्जी बच्चे एक ही साथ रिलीज हो जाएगी। और ये सारी एनर्जी अगर एक साथ रिलीज हो गई तो हमारा जो सिस्टम है, हमारा जो लिविंग सिस्टम है, ये इस सारी एनर्जी को जो एक साथ रिलीज हुई है इनको ATP बनाने के लिए यूज नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा, क्योंकि बच्चे अगर इतनी ज्यादा एनर्जी एक साथ रिलीज हो जाएगी तो इसमें से मोस्ट ऑफ द एनर्जी जो है वो हीट की फॉर्म में लॉस हो जाएगी, वो हीट की फॉर्म में लॉस हो जाएगी, ठीक है। और एनर्जी हीट की फॉर्म में लॉस हो जाएगी तो हमारी सेल उसको यूज नहीं कर पाएगी, उस एनर्जी को यूज करके हमारी सेल इस बॉन्ड को नहीं बना पाएगी, क्योंकि वो तो लॉस हो जाएगी हीट की फॉर्म में, एक साथ रिलीज होने की वजह से वो लॉस हो जाएगी हीट की फॉर्म में। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा एनर्जी हीट की फॉर्म में लॉस ना हो पाए, इसीलिए हमारी सेल क्या करती है, इस ग्लूकोज को स्टेप वाइज तोड़ती है, कई स्टेप में धीरे धीरे करके तोड़ती है, और धीरे धीरे करके तोड़ती है, जो एनर्जी निकलती है तुरंत उसे ATP बना लेती है। थोड़ा एनर्जी निकली तुरंत ATP बना लिया, ठीक है। स्टेप वाइज तोड़ती है ताकि सारी की सारी एनर्जी एक स्टेप में ना निकले और एनर्जी धीरे धीरे निकले और उसको यूटिलाइज किया जा सके। और वो स्टेप्स कौन से हैं जिनके थ्रू हम तोड़ेंगे अपने ग्लूकोज को, तो ये 4 स्टेप हैं। अब हमें समझ में आ गया, हर स्टेप में क्या होगा, ग्लूकोज को तोड़ा जाएगा, हर स्टेप में तोड़ा जाएगा, और तोड़ते तोड़ते फाइनली क्या होगा, ग्लूकोज पूरी तरह से टूट जाएगा। और जब ग्लूकोज पूरी तरह से टूट जाएगा तो उससे जितनी एनर्जी हम निकाल सकते हैं, जो कि हमने देखा है 36 और 38, वो हमें प्रोड्यूस हो जाएगी। तो सबसे पहला प्रोसेस हम पढ़ेंगे ग्लाइकोलिसिस की। इसके ग्लाइकोलिसिस के दौरान हम ग्लूकोज को कैसे तोड़ते हैं वो हमें देखना है। ये जो हमारा फर्स्ट स्टेप बच्चे ग्लूकोज के ब्रेकडाउन का, जिसको हम ग्लाइकोलिसिस बोलते हैं, इसका मतलब ये होता है, ग्लाइकोज मतलब ग्लूकोज, लाइसिस मतलब तोड़ना, यहाँ पर ग्लूकोज को तोड़ना है, फर्स्ट स्टेप है ये। और इसको किसने दिया था, 3 साइंटिस्ट ने मिलकर दिया था बच्चे, ये एमेडेन, मेरा और पार्नास। इसीलिए इनको हम EMP पाथवे बोलते हैं, ग्लाइकोलिसिस को इसीलिए हम क्या बोलते हैं, EMP पाथवे, इनके नाम पर पड़ा है EMP पाथवे। अगर हम ये बात करें बच्चे, जो हमारा सबसे पहला जो स्टेप है ग्लूकोज को तोड़ने का, ये 10 स्टेप में जाकर कंप्लीट होता है ना। ये पहला जो ग्लाइकोलिसिस हमारा स्टेप है, ये इसके अंदर फर्दर 10 स्टेप्स होते हैं, ठीक है। 10 स्टेप में जाकर ये कंप्लीट होता है आपका ग्लाइकोलिसिस, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन इसका ये आता है कि ग्लाइकोलिसिस चलती कहाँ पर है, ये 10 स्टेप कहाँ चल रहे हैं। तो ये जो ग्लाइकोलिसिस चल रही है बच्चे, ये साइटोप्लाज्म में चलती है। आपको कैसे याद रखना है, ग्लूकोज कहाँ तोड़ा जाएगा, जहां पर है वहीं तोड़ेंगे पहले उसको। कहां पर प्रेजेंट है अबंडेंट अमाउंट में, साइटोप्लाज्म में, वहीं तोड़ देंगे उसको। ऐसे आप याद रख सकते हैं इसको, ठीक है। ग्लाइकोलिसिस कहाँ चलती है सर, साइटोप्लाज्म में चलती है, ठीक है। अब हम देखते हैं कैसे चल रहा है, क्या क्या हो रहा है इस प्रोसेस के अंदर, देखिए। तो सबसे पहले बच्चे में इस ग्लाइकोलिसिस के सारे जो पूरे हमारे जो 10 स्टेप्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा जो ग्लाइकोलिसिस स्टार्ट कहाँ से हो रहा है सर, तो ग्लूकोज से स्टार्ट होगा। ग्लूकोज कहाँ ब्रेक डाउन कराना है, ठीक। अगर हम इस ग्लूकोज की बात करें तो आपको पता है कि हमारी जो सेल है, जिसने क्या बनाया है, फोटोसिंथेसिस करके ग्लूकोज बनाया है, वो ट्रांसपोर्ट किस फॉर्म में करती है, सुक्रोज की फॉर्म में। तो ये जो सुक्रोज की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट किया हुआ है इस ग्लूकोज को आपने, ये सेल के अंदर पड़ा हुआ है। मान लो इस सेल ने डायरेक्ट सुक्रोज को यूज कर लिया, स्टार्च की फॉर्म में भी स्टोर नहीं किया, डायरेक्ट आया, डायरेक्ट यूज हो रहा है। यहाँ पर सुक्रोज आया, सुक्रोज आपका रेस्पिरेशन में यूज हो रहा है। तो सुक्रोज को यानी सर पहले ग्लूकोज में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और ये काम कौन करता है, ये काम करता है इन्वर्टेज एंजाइम, ठीक है। तो यहाँ पर इन्वर्टेज एंजाइम क्या करेगा, जो सुक्रोज वहां पर पड़ा हुआ है उसको क्या करेगा, ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा और फ्रक्टोज में, पता हमें, सुक्रोज को ये कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज में, इन्वर्टेज एंजाइम। अब ये हमारा ग्लूकोज एंटर कर जाएगा किसके अंदर, ग्लाइकोलिसिस के अंदर। और हमारा ग्लाइकोलिसिस के लिए मोस्ट जो फेवर्ड सबस्टेंस है वो ग्लूकोज ही होता है बच्चे, ठीक है। तो अब देखिए, अभी ग्लूकोज एंटर किया तो सबसे पहले स्टेप में हमने क्या किया, इस ग्लूकोज को कन्वर्ट कर दिया जाता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में,
ठीक है। और इस कन्वर्जन के लिए जो एंजाइम है वो हेक्सोकाइनेज एंजाइम है। पहले हम पूरे 10 स्टेप्स पढ़ेंगे क्या हो क्या रहा है, फिर देखेंगे हमें क्या समझना है, क्या क्या देखना है, इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को हम कन्वर्ट कर देंगे फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। फिर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट को हमने क्या किया, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में कन्वर्ट कर दिया। और इस कन्वर्जन के लिए जो एंजाइम है वो कौन सा है, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। फिर हमने क्या किया, देखो ये जो फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट हमारा है ये 6 कार्बन का कंपाउंड होता है। और इस 6 कार्बन के कंपाउंड को हम लोगों ने क्या किया, 3-3 कार्बन के 2 कंपाउंड में तोड़ दिया। कौन सा है वो 3-3 कार्बन का 2 कंपाउंड, तो ट्राइओस फॉस्फेट, 2 ट्राइओस फॉस्फेट बना लिए हम लोगों ने, हेक्सोज फॉस्फेट से 2 ट्राइओस फॉस्फेट बना लिए। और वो क्या है आपका, वो है ग्लिसरल डिहाइड 3 फॉस्फेट और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ये दोनों 3-3 कार्बन के होते हैं और ये आपस में इंटर कन्वर्टेबल होते हैं, ठीक है। ये तुम्हारा कन्वर्ट हो जाएगा दोबारा ग्लिसरॉल डिहाइड में, और ये ग्लिसरॉल डिहाइड कन्वर्ट हो सकता है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में। तो इसके आगे का जो स्टेप है वो चलता है आपके ग्लिसरल डिहाइड 3 फॉस्फेट पे। यानी आपको समझ में आ रहा है, इसके बाद जो आप पढ़ोगे वो ऐसे इधर भी चल रहा है। इधर किस पे चल रहा है, ये इधर का जो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लिसरल डिहाइड 3 फॉस्फेट में। और इधर भी अब पैरेलल 2-2 इक्वेशन चल रहे हैं, जो इधर चल रहा है वो इधर भी चल रहा है। या फिर आप यहीं पर डायरेक्ट लिखते चले जाओ, मल्टीप्लाई करके 2-2 की फॉर्म में लिखो आप, कि जो जो बनेगा अब 2-2 बनेगा। ये जो जो चीजें आगे बनेगी वो उनका अमाउंट क्या होगा, वो डबल अमाउंट में बनेगी, क्योंकि एक इधर वाला से बनेगा और एक इधर से बन ही रहा है आपका, ठीक है। इसलिए देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई किया हुआ है 2 से, सब जगह 2 से मल्टीप्लाई किया कि अब जो भी चीज बन रही है वो डबल बन रही है, ठीक है। हाँ, तो अब देखिए क्या होगा, ये जो 6 कार्बन का ग्लूकोज था इसको हम लोगों ने तोड़ दिया 3-3 कार्बन के प्रोडक्ट में। तो सबसे पहले क्या है, यहाँ पर क्या बना आपका, ग्लिसरल डिहाइड 3 फॉस्फेट, ठीक। अब इस ग्लिसरल डिहाइड 3 फॉस्फेट को हम कन्वर्ट कर देते हैं बच्चे किसमें, 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में, ठीक है। एल्डिहाइड को यहाँ पर कन्वर्ट कर दिया किसमें, एसिड में, ठीक है। तो देखिए 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है आपकी, ठीक। अब इस 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड को हम क्या करेंगे, कन्वर्ट कर देंगे ट्राइओस फॉस्फेट, या आपका फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, जो कि एक ट्राइओस फॉस्फेट है, ठीक है। तो 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट कर दिया आपने किसको, 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड को, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, इस 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड को कन्वर्ट कर दिया किसमें, फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट कर दिया हमने। चलिए अब इसके बाद क्या किया हमने, अब इस फॉस्फोग्लिसरेट को हमने कन्वर्ट कर दिया फिर किसमें, फॉस्फोइनोल पायरुवेट में, ठीक। और फिर इसके लास्ट स्टेप में हमने क्या किया, फॉस्फोइनोल पायरुवेट को कन्वर्ट कर दिया पायरुविक एसिड में। यानी हमारा जो ग्लाइकोलिसिस का जो एंड प्रोडक्ट है वो क्या बना, पायरुविक एसिड। और पायरुविक एसिड के अंदर 3 कार्बन होते हैं, यानी एक ग्लूकोज से कितने पायरुविक एसिड बन जाएंगे, 2 पायरुविक एसिड बन जाएंगे। अब देखो ये तो बात हो गई हमारे पूरे इक्वेशन की। अब देखो क्वेश्चन क्या आते हैं इसमें बच्चे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि देखो आपने अगर नोटिस किया होगा, यहाँ पर देखो, यहाँ पर एटीपी यूज हुई है, देखो एटीपी में कन्वर्ट, यानी एटीपी यूज हो गई, यहाँ पर एटीपी यूज हुई है, यहाँ पर देखो इस स्टेप में एटीपी बनी है, देखो यहाँ पर एटीपी प्रोड्यूस हुई है, फिर ऐसी एक और स्टेप में एटीपी बनी, यहाँ पर पानी निकला है, वाटर रिलीज हुआ है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर देखो NADH बना है, यहाँ पर देखो NADH बना है। तो आपसे ये पूछा जाता है बताओ किस स्टेप में NADH बनेगा, किस स्टेप में एटीपी बनेगी, किस स्टेप में एटीपी यूज होगी, और इसको हम रटते रहते हैं। तो हम कोई कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट डेवलप करेंगे जिससे कि हमें क्या हो, ये रटना ना पड़े। और आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है, बताओ किस स्टेप में एटीपी बनेगी। कोई सा भी ऐसे 2 स्टेप दे देगा आपसे, बोलेगा बताओ इस स्टेप में एटीपी बनेगी कि नहीं बनेगी, ठीक है। या फिर ऐसे 4 ऑप्शन में, एक ऑप्शन में ये दे देगा, एक ऑप्शन में ये वाला दे देगा, एक ऑप्शन में ये वाला स्टेप दे देगा, और कहेगा बताओ किन ऑप्शन में एटीपी बनेगी, ठीक है, किन 2 स्टेप्स के बीच में एटीपी बनेगी। तो इसको जानने के लिए एक हम अप्रोच डेवलप करेंगे। क्या अप्रोच डेवलप करेंगे, तो देखिए इसके लिए आपको 2 चीजें मैं बताता हूं। एक तो क्या, आप केमिस्ट्री पढ़ते हो तो आपको पता होना चाहिए बच्चे कि अगर आप किसी अल्कोहल को, ठीक है, अगर आप किसी अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर रहे हो तो क्या कर रहे हो बताओ, सर ये हम ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप उसी एल्डिहाइड को एसिड में कन्वर्ट कर रहे हो तो क्या कर रहे हो, वहां पर भी आप कहोगे कि हम ऑक्सीडेशन कर रहे हैं। इतना आपको पता है, अल्कोहल का एल्डिहाइड में कन्वर्जन क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। वहीं अगर मैं इसका उल्टा कर दूं, अगर आपने एसिड को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर दिया तो क्या कर दिया, रिडक्शन कर दिया इस एसिड का। और एल्डिहाइड को अगर आपने अल्कोहल में कन्वर्ट कर दिया तो फिर इस एल्डिहाइड का रिडक्शन कर दिया, ठीक है। एक इस कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में आप रख लो, जो कि आपको पता है, ठीक है। और दूसरी चीज आप आज के बाद आप ये दिमाग में रख लीजिए कि हमारे बॉडी में या फिर प्लांट की बॉडी में कहीं भी अगर फॉस्फेट की लेन देन की बात आती है ना बच्चे, तो सबसे पहले दौड़ कर आता है एटीपी। कौन दौड़ के आता है बताओ, एटीपी।
कहीं भी फॉस्फेट की लेन देन की बात आती है तो उसको लेने देने के लिए कौन आता है, वहां पर एटीपी आता है। ठीक है, अगर किसी को फॉस्फेट की जरूरत है तो एटीपी अपना फॉस्फेट तोड़ के दे देगा। और एटीपी यूज होने का मतलब क्या होता है, एटीपी यूज होने का मतलब होता है क्या, एटीपी कन्वर्ट हो जाए एडीपी में, ये फॉस्फेट बॉन्ड टूटता है, ट्राई फॉस्फेट होता है, ट्राई फॉस्फेट का एक फॉस्फेट बॉन्ड टूटता है, उससे एनर्जी रिलीज हो जाती है, तो बोलते हैं एटीपी यूज हो गई। एटीपी यूज हो गई मतलब क्या हुआ, एटीपी एडीपी में कन्वर्ट हो गई, बात खत्म, उसने अपना फॉस्फेट रिलीज कर दिया। ठीक है, तो यानी एक बात हमको समझ में आ गई सर क्या, कि हमारे कहीं भी अगर फॉस्फेट का यूज आएगा तो वहां पर कौन देने आएगा, उसको एटीपी देने आएगी। ठीक है, और अगर कहीं फॉस्फेट रिलीज हो रहा है तो उसको कौन लेने आएगा, तो उसको लेने आएगा एडीपी लेने आएगा। ठीक है, उस फॉस्फेट को लेके क्या बना देगा, एटीपी बना देगा। इस एक सिंपल से फंडे को आप दिमाग में रख लो। ठीक है, अब इसका हम यूज करते हैं अपने इस ग्लाइकोलिसिस स्टेप्स में। देखिए क्या होने वाला है यहाँ पर, देखो तो फर्स्ट स्टेप में अगर हम देखें, हमने क्या किया, ग्लूकोज को कन्वर्ट कर दिया ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। देखो इस ग्लूकोज के पास कोई फॉस्फेट है, नहीं है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में फॉस्फेट आया कि नहीं आया, बताओ, आया। तो अगर इसके पास फॉस्फेट आया तो इसको फॉस्फेट किसने दिया होगा, तो सर आपने तो बताया अभी कि फॉस्फेट की जरूरत होती है तो कौन आता है, एटीपी आता है। यानी एटीपी ने अपना फॉस्फेट इसको दिया होगा, और एटीपी ने अपना फॉस्फेट दिया होगा, यानी एटीपी यूज हो गई। ये देखो इस स्टेप में एटीपी यूज हो गई, एटीपी कन्वर्ट हो गई एडीपी में। ये हमारी ट्रिक है बच्चे, इस ट्रिक से हमारा काम एकदम बहुत आसान होने वाला है। ठीक है, अब आपको रटने की जरूरत ही नहीं है। एक इक्वेशन में ऊपर ग्लूकोज, नीचे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, पूछेगा एटीपी बनेगी कि खर्च होगी, तो कहोगे खर्च होगी, क्योंकि ऊपर फॉस्फेट नहीं है, नीचे एक फॉस्फेट बढ़ गया, मतलब एक फॉस्फेट कहीं से आया है, किसने दिया होगा, एटीपी ने दिया होगा, बात खत्म। नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या किया आपने, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को कन्वर्ट किया फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। बताओ यहां पर भी एक फॉस्फेट, यहां पर भी एक फॉस्फेट, कोई फॉस्फेट बढ़ा, नहीं बढ़ा, कम हुआ, नहीं कम हुआ, तो ना तो एटीपी बनेगी ना एटीपी यूज होगी। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या किया, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट को कन्वर्ट कर दिया है फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में। देखो यहां पर क्या हुआ है, यहां पर केवल एक फॉस्फेट, यहां पर बिस फॉस्फेट, यहां पर 2 फॉस्फेट आ गए। यानी एक फॉस्फेट बढ़ा कि नहीं बढ़ा, हाँ सर एक फॉस्फेट बढ़ गया, और एक फॉस्फेट बढ़ गया तो किसने दिया होगा वो फॉस्फेट, वो दिया होगा एटीपी ने दिया होगा, यानी यहां पर एक और एटीपी खर्च होगी। ये देखो साफ साफ लिखा है, एक एटीपी खर्च हो गई। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में देखो, अब इसको क्या किया आपने, 2 मॉलिक्यूल में तोड़ दिया। ठीक है, देखो 2 मॉलिक्यूल में तोड़ दिया आपने, तो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बन गया आपका यहाँ पर, और यहाँ पे ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। और सर यहाँ पर जब 3 फॉस्फेट को कन्वर्ट कर दिया है, यहाँ पर आपने बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, हाँ सर ऊपर से तो था ही हमारे पास फॉस्फेट, तो 2 था ही, दिख नहीं रहा है इसमें क्योंकि ये 2 कंपाउंड बने हैं, तो नीचे फिर वो फॉस्फेट हमें दिखने लगा। ठीक है, चलो यहाँ पर फिर कंफ्यूजन होगी, अच्छा ऊपर एक फॉस्फेट है नीचे बिस फॉस्फेट है, ये कैसे, फिर यहाँ पर एटीपी यूज होनी चाहिए। ठीक है, तो नहीं, यहाँ पर अगर आप देख कर जाओगे तो आपको पता रहेगा कि या तो एटीपी बनती है या तो एनएडीएच बनता है, ये भी हमें पता है। ऐसा कोई स्टेप हमने नहीं देखा जहां पर दोनों बने। ये सवाल एक बार आपने देखे रहोगे तो आपको दिमाग में रहेगा। ठीक, अब ये याद रखना है किस स्टेप में एनएडीएच बना। देखो तो एनएडीएच की अगर हम बात करें तो एनएडीएच कैसे बन रहा है, तो एनएडी प्लस कन्वर्ट हो रहा है एनएडीएच में, यानी इस एनएडी प्लस का क्या हुआ है, यहाँ पर एनएडी प्लस का यहाँ पर रिडक्शन हुआ है। देख रहे हो बच्चे, एनएडी प्लस या एनएडीएच, तो रिडक्शन हुआ है यहाँ पर एनएडीएच का या एनएडी प्लस का। अगर एनएडी प्लस का रिडक्शन हो रहा है तो किसी ना किसी का तो ऑक्सीडेशन हुआ होगा। इस एनएडी प्लस ने क्या किया बताओ, हाइड्रोजन आयन और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है, तो किसी ने तो रिलीज किया होगा। तो यहाँ आपको दिख रहा है, देखिए यहाँ पर किसने रिलीज किया, देखो ये एल्डिहाइड है, देख रहे हो ये एल्डिहाइड है, ये एल्डिहाइड। और इसके जस्ट नीचे वाली स्टेप में देखो, इसको हटा दो, अब इस फॉस्फेट वाली कहानी हटाओ अभी, इसके जस्ट नीचे क्या बना था, ग्लिसरिक एसिड बनी है, तो एल्डिहाइड देख रहे हो एसिड में कन्वर्ट हो गया। अब जहां आपको दिखेगा ऊपर एल्डिहाइड नीचे एसिड, मतलब कि क्या है, वो ऑक्सीडेशन हो गया उस एल्डिहाइड का, और एल्डिहाइड का अगर ऑक्सीडेशन हुआ है तो किसी का तो रिडक्शन होगा। और हमारे यहाँ पर रेस्पिरेशन में जब रिडक्शन की बारी आती है तो कौन दौड़ कर आता है करवाने के लिए अपना रिडक्शन, एनएडी प्लस, यानी एनएडी प्लस जो है वो रिड्यूस हो गया। अब किस स्टेप में एनएडीएच बनेगा वो आपको रटने की जरूरत नहीं है। जिस स्टेप में ऊपर देखोगे अच्छा एल्डिहाइड है नीचे एसिड है, मतलब एल्डिहाइड एसिड में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो किसी का रिडक्शन हुआ होगा, किसका, तो वो एनएडी प्लस है। एनएडी प्लस क्या करेगा, इस एल्डिहाइड ने जो अपना रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट है ना, जो इसने अपना रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट रिलीज किया है, जो इन्होंने रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट रिलीज किया, उस रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट को कौन एक्सेप्ट कर लेगा, एनएडी प्लस, उस इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट कर लेगा, और ये रिड्यूस हो गया एनएडीएच में। ठीक है, तो ऐसे हम याद रख सकते हैं किस स्टेप में एनएडीएच बनेगा, जिस स्टेप में ऑक्सीडेशन होगा। ठीक, और आपको साफ साफ दिख रहा है एल्डिहाइड एसिड। ठीक, आगे चलिए नेक्स्ट। अब अगले स्टेप में क्या किया बताओ,
बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, हाँ सही है सर। अब फिर आ गया दो दो वाला, चल रहा था दो दो वाला, ये सर पता है हमें 20 से दो दो चल रहा है अभी, ठीक। तो अब बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड को क्या किया बताओ, यहाँ पर कन्वर्ट कर दिया हमने, बताओ किसमें, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में, ठीक है। ये ट्राइओस फॉस्फेट का फिर हटा दो, क्योंकि क्वेश्चन तो यहाँ से आने वाला है। ये मॉलिक्यूल है आपका, वो तो उसका बता रहा है कि वो किस नेचर का है, मॉलिक्यूल तो एक्चुअली यही है ना आपका बच्चे, हाँ। तो यहाँ पर क्या होगा बताओ, बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो है वो कन्वर्ट हुई है किसके अंदर, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में। अगर बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड फॉस्फो में कन्वर्ट हुई मतलब क्या हुआ, इसके पास दो फॉस्फेट और इसके नीचे वाले के पास एक फॉस्फेट, मतलब ऊपर से नीचे आने में एक फॉस्फेट रिलीज हो गया है, देख रहे हो, बिस फॉस्फेट और केवल फॉस्फेट, यानी यहां पर एक फॉस्फेट रिलीज हुआ है। और जब यहाँ पर फॉस्फेट रिलीज हुआ है तो फॉस्फेट को लेने के लिए कौन आता है, तो ये देखो एडीपी आ गया। ये एडीपी क्या करेगा, इस फॉस्फेट को ले लेगा और बना देगा एटीपी। समझ में आ गया सर। अब हमें नहीं भूलना एटीपी किस स्टेप में बनेगी, देखते बता देंगे। हाँ देखिए, बिस फॉस्फेट से फॉस्फेट बना है मतलब एटीपी बन गई, बात खत्म। आगे चलिए, आप देखिए फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, अच्छा ठीक है, अच्छा ये क्या है, ये फॉस्फोग्लिसरेट है। अच्छा, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड को कन्वर्ट कर दिया फॉस्फोग्लिसरेट में, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं होने वाला है यहाँ पर। देखिए फॉस्फो फॉस्फो एक एक फॉस्फेट है, ग्लिसरिक ग्लिसरिक एसिड, दोनों एसिड भी हैं और एक एक फॉस्फेट भी है, तो ना तो NADH की काम है यहाँ पर और ना ही ATP की लेन देन होगी, क्योंकि दोनों के पास एक एक फॉस्फेट है। अच्छा आगे चलते हैं। अब इस फॉस्फोग्लिसरेट को हमने कन्वर्ट कर दिया है फॉस्फोइनॉल पायरुवेट में। क्या इसमें कन्वर्ट किया, फॉस्फोइनॉल। और अगर आपको टॉटोमर्स याद हो तो टॉटोमर्स में इनऑल फॉर्म बनता है, और इनऑल फॉर्म बनता है तो पानी निकलता है कि नहीं निकलता, याद करो अपनी केमिस्ट्री बच्चे। आप समझ में आ गया सर। तो जिस स्टेप में इनॉल बनेगा उसी स्टेप में पानी निकाल देंगे, ठीक है, ऐसे याद रख सकते हैं इसको, जिस स्टेप में इनॉल बनेगा उसी स्टेप में पानी निकालेंगे, ठीक है। आगे देखिए, आप देखिए यहाँ पर, और इसमें भी फॉस्फो इसमें भी फॉस्फो, तो फॉस्फेट की तो कोई दिक्कत है नहीं, है ना, पायरुवेट एट, मतलब ये भी एसिडिक नेचर के सब हो गए, तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर भी एक फॉस्फेट एक फॉस्फेट, फॉस्फेट का कुछ कमी नहीं है, ना बढ़ा ना कम हुआ, तो ना ATP लिया जाएगा ना दिया जाएगा। आ रही है बात समझ में। तो अब आगे देखो नेक्स्ट, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या क्या बताओ, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, ठीक है, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट को कन्वर्ट किया किसके अंदर, पायरुविक एसिड के अंदर। अच्छा यहाँ पर फिर देखोगे तो क्या मिलेगा, अच्छा यहाँ पर एक फॉस्फेट, यहाँ पर तो फॉस्फेट है ही नहीं, यहाँ पे तो फॉस्फेट है ही नहीं, तो फॉस्फेट क्या हो गया, फिर कम हो गया। और जब फॉस्फेट कम होता है तो क्या होता है, उसको कौन लेने आता है, उसको लेने आता है ADP। ये देखो, तो ADP आएगा, इस फॉस्फेट को क्या करेगा, कंज्यूम करेगा और ATP बनेगा, यानी इस स्टेप में भी क्या होगा, ATP बनेगी। तो इस तरीके से बच्चे आपको याद नहीं करना पड़ेगा किस स्टेप में ATP बनी और किस स्टेप में ATP नहीं बनी, क्योंकि हमसे यहाँ पर सबसे बड़ा क्वेश्चन यही पूछा जाता है, बताइए किस स्टेप में ATP बनेगी, किस स्टेप में NADH बनेगा। अब NADH किस स्टेप में बनेगा, कैसे याद रखोगे बताओ सर, जिस स्टेप में देखेंगे ऑक्सीडेशन हो रहा है, एल्डिहाइड एसिड में कन्वर्ट हो रहा है। देखो एक ही जगह पर ऐसा हो रहा है, एल्डिहाइड का एसिड में कन्वर्जन केवल एक जगह पर हो रहा है, और आपको पता है एक ही जगह पर NADH बनता है और वहां पर केवल NADH बनता है, वहां पर ATP नहीं बनता। कौन सा स्टेप है, कैसे याद रखोगे, अच्छा एल्डिहाइड से एसिड वाला स्टेप है, नहीं भूलेगा बच्चे आज के बाद, ठीक है। उसके बाद अगर जहां जहां ATP बनेगा वो सब किस कौन से बताओ, अच्छा बिस को, ये बिस फॉस्फेट से फॉस्फेट, अच्छा एक फॉस्फेट कम हुआ ATP बन गई। ये देखो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, अच्छा एक फॉस्फेट नीचे दो फॉस्फेट, ऊपर से नीचे एक ज्यादा हो गया, ज्यादा मतलब किसने दिया होगा, ATP ने दिया होगा। इस तरीके से बच्चे आप क्या कर सकते हो, इसको याद कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर एक और क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाता है वो इस फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज से पूछा जाता है। क्या, ये जो फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज है ये रेट लिमिटिंग एंजाइम होता है। क्या होता है ये रेट लिमिटिंग एंजाइम होता है हमारे इस प्रोसेस का, ग्लाइकोलिसिस। और अगर हम देखें तो हमारे, देख रहे हो ये स्टेप्स रिवर्सिबल दिख रहे हैं ना आपको, देखो ये सब रिवर्सिबल है, देख रहे हो सब लगभग जो है रिवर्सिबल दिख रहे हैं, लेकिन इसके 10 के 10 स्टेप रिवर्सिबल नहीं होते, इसमें कुछ स्टेप है जो इरिवर्सिबल है। ये देखो, ये पहला स्टेप इरिवर्सिबल है, फिर ये तीसरा स्टेप इरिवर्सिबल है, फिर ये 10वां स्टेप लास्ट वाला देखो, ये 9th जो कन्वर्जन है, 9th स्टेप आपका ये। तो ये सब चीजें आपको याद नहीं रखनी है कि कौन सा रिवर्सिबल है कौन सा इरिवर्सिबल, इस पे क्वेश्चन नहीं आने वाला क्योंकि हमारी NCERT में एरो दिखाता ही नहीं है वो, ठीक है। तो फिलहाल हमको समझ में आ गया कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अब देखिए, अगर हम देखें हमारे पास कितनी ATP बनी बच्चे, तो क्या बोलोगे कितनी ATP मिल रही है आपको यहाँ पर, तो सर एक ये और एक ये, क्या एक एक बन रही है क्या ये, नहीं नहीं सर, एक ये दो इधर से और दो इधर से भी तो बनेगी। आप ही ने तो बोला है जैसा इधर चल रहा है वैसा इधर चल रहा है, इसलिए देखो यहाँ पर 2 2 का मल्टीप्लाई करते चल रहे हैं हम, ठीक है, क्योंकि डबल डबल सब बन रहा है, तो ATP भी तो डबल बनेगी, हाँ सर। तो 2 ATP यहाँ और 2 ATP
हमसे बोला जाएगा कितनी एटीपी बनी इसमें, तो कहेंगे सर 4 एटीपी बनी। ठीक है, टोटल कितनी एटीपी बना दी आपने, 4 एटीपी, है ना। डायरेक्टली कोई पूछ दे डायरेक्टली कितना एटीपी बना, तो डायरेक्टली सर 4 एटीपी बना। और जो डायरेक्टली टोटल जो गेन होता है, टोटल गेन को हम ग्रॉस बोलते हैं, ग्रॉस प्रोडक्टिविटी बोलते हैं, याद करो इकोलॉजी, ठीक। टोटल जो गेन होता है उसको बोलते हैं ग्रॉस प्रोडक्टिविटी। तो ग्रॉस प्रोडक्टिविटी कितनी हुई, वो हुई 4। हमारी ग्रॉस प्रोडक्टिविटी 4 है, टोटल कितना बना, वो 4 बना। और डायरेक्टली कोई पूछ दे डायरेक्टली ग्लाइकोलिसिस से कितना मिल गया आपको, डायरेक्टली तुरंत, तो 4 मिल गया। लेकिन यहां पर अगर देखें बच्चे, क्या यहां पर 2 एटीपी यूज भी तो हो रही है, देखो 2 एटीपी यूज भी तो हो रही है इस प्रोसेस में, ठीक है। तो 2 एटीपी यूज हो रही है, तो इसीलिए अगर कोई आपसे पूछ दे बताओ नेट कितनी एटीपी मिली आपको, नेट गेन कितना हुआ, अगर आपसे पूछा गया नेट गेन, तो नेट गेन के लिए आप बोलना अच्छा 4 बनाया 2 खर्च हो गई, और 4 बनाया 2 खर्च हो गई, मतलब कितना, 2 एटीपी। नेट गेन पूछा जाए तो 2 एटीपी, ग्रॉस प्रोडक्टिविटी पूछे तो 4 एटीपी, डायरेक्ट कितना मिल गया, 4 एटीपी, डायरेक्ट गेन फ्रॉम ग्लाइकोलिसिस 4 एटीपी, ठीक है। और नेट गेन पूछे तो नेट वर्ड आया, मतलब कि नेट कैलकुलेट करके निकालना है, तो 4 बना है, 2 यहां 2 यहां, और 2 जो है वो यूज हो गई है। तो इसको एक बार लिख लेते हैं बच्चे। क्या अगर पूछा जाए हमसे कि अगर हमसे पूछा जाए ग्रॉस प्रोडक्ट कितना है, या फिर डायरेक्टली सिंथेसाइज्ड कोई पूछे कितना हुआ, तो कह देना कि 4 मॉलिक्यूल एटीपी के बने हैं डायरेक्टली, और 2 मॉलिक्यूल एनएडीएच के बने। देखा आपने 2 मॉलिक्यूल बनेगा ना यहाँ पर, फिर देखिएगा अगर आप देखा जाए यहाँ पे, तो एक मॉलिक्यूल एनएडीएच यहां बनेगा और दूसरा मॉलिक्यूल एनएडीएच सर यहां बनेगा। ये भी तो कन्वर्ट हो रहा है, ये भी तो फॉस्फोग्लिस, ये तुम्हारा डाइहाइड्रोक्सी कीटोन फॉस्फेट बताया, तो अभी जो काम इधर चल रहा है वही काम इधर चल रहा है। तो एक यहां बना तो एक यहां पर ही बनेगा, ठीक है। तो एक एनएडीएच यहां, एक एनएडीएच यहां, 2 एनएडीएच बनेंगे, ठीक है। एक एटीपी यहां, तो इसी स्टेप में एक एटीपी यहां एक एटीपी, तो यहां एक एटीपी, तो 4 एटीपी और 2 एनएडीएच। ये टोटल गेन है, ग्रॉस गेन है हमारा, है ना, या फिर डायरेक्ट गेन है, देखिए वही लिखा हुआ है यहां पर। ग्रॉस प्रोडक्ट पूछे तो क्या बोलोगे, या फिर डायरेक्टली सिंथेसाइज 4 मॉलिक्यूल एटीपी 2 मॉलिक्यूल एनएडीएच। और नेट प्रोडक्ट कोई पूछे तो क्या बोलोगे, नेट प्रोडक्ट 2 एटीपी का हुआ है, ठीक है, 2 एटीपी। और एनएडीएच तो खर्च कहीं हुआ नहीं, तो 2 एटीपी और 2 एनएडीएच, ये हमारे नेट प्रोडक्ट है यहाँ पर, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और आ जाता है बच्चे, ठीक है, वो आपसे पूछते हैं कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग NADP इज प्रोड्यूस्ड, NADP इज प्रोड्यूस्ड, NADPH ऐसे लिख के दे देंगे, और इक्वेशन भी सही लिख कर देंगे, ग्लिसरल डिहाइड और नीचे ग्लिसरिक एसिड, ठीक है, नीचे ग्लिसरिक एसिड और ऊपर ग्लिसरल डिहाइड। लेकिन देखना क्वेश्चन में लिख देता है NADPH, ठीक है। वहां हमें तो अच्छा सर ने बताया था एल्डिहाइड एसिड में कन्वर्ट हुआ, तुरंत NADH बनता है, लेकिन वो ये भूल जाते हो आपकी NADPH लिखा है कि NADH लिखा है, ठीक है। तो इसको कैसे याद रखा जाए, तो अगर आपको फोटोसिंथेसिस याद है, तो फोटोसिंथेसिस में जहां भी इलेक्ट्रॉन का लेन देन की बात आती थी तो वहां पर NADPH आता था, ठीक है। और हमारे रेस्पिरेशन में जब भी हमारे इलेक्ट्रॉन के लेन देन की बात आएगी तो NADH आएगा। तो इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो, P फॉर फोटोसिंथेसिस, P फॉर तो NADPH कहाँ का है, ये फोटोसिंथेसिस का। हमारे रेस्पिरेशन में कौन है, NADH। बहुत कंफ्यूजन होती है बच्चे कि NADPH था कि NADH था, तो P फॉर फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो यहां पर हमने क्या किया बच्चे, यहां पर हमने ग्लाइकोलिसिस कराकर क्या बना दिया, एक ग्लूकोज से अगर हम बात करें, एक ग्लूकोज को हमने किसमें कन्वर्ट कर दिया है, 2 पायरुविक एसिड बना दिया। और पायरुविक एसिड में 3 कार्बन, कितने, 3 कार्बन, तो एक ग्लूकोज को तोड़कर 2 3 कार्बन के हमने प्रोडक्ट बना लिए हैं। अब इसके बाद वाला प्रोसेस हमारा शुरू होगा क्या, लिंक रिएक्शन। क्या शुरू होगा, लिंक रिएक्शन, ठीक है। उसमें इस पायरुविक एसिड को और तोड़ेंगे, फिर क्रेब्स साइकिल होगी, उसमें और तोड़ेंगे, तोड़ते तोड़ते पूरा ग्लूकोज तोड़ देना है, ठीक है। और 6 के 6 CO2 निकालते हैं। आपको अभी बताओ कोई CO2 निकला यहां पर, सर कोई CO2 नहीं निकला, कोई भी CO2 नहीं निकला। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए ग्लाइकोलिसिस में डीकार्बोक्सिलेशन हुआ क्या, तो कहोगे ग्लाइकोलिसिस में क्या बोलोगे, नो डीकार्बोक्सिलेशन। ये सब लिखते चलिए बच्चे, नो डीकार्बोक्सिलेशन, कोई डीकार्बोक्सिलेशन नहीं हुआ है, क्योंकि कोई CO2 निकला ही नहीं है। रिमूवल ऑफ CO2 बोलते हैं डीकार्बोक्सिलेशन, तो कोई डीकार्बोक्सिलेशन नहीं हुआ। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट एक और पूछा जाता है, बताओ, आपसे पूछा जाएगा सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन के बारे में पूछता है। क्या चीज, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन पूछेगा कि सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन कितना हुआ।
ठीक है। अगर आपसे डायरेक्ट पूछ दे बताओ एटीपी कितना बना तो आप बता दोगे, वहीं आपसे जब पूछेगा सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो देखो सबस्ट्रेट लेवल का मतलब क्या होता है, सबस्ट्रेट लेवल का मतलब ये होता है कि यहाँ देखो इसका मतलब अगर हम देखें यहाँ पर, इधर देखिए यहाँ पर जो एटीपी बनी हो कैसे बनी बताइए, बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड को आपने कन्वर्ट किया है फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में, मतलब एक सबस्ट्रेट दूसरे सबस्ट्रेट में कन्वर्ट हुआ, एक सबस्ट्रेट दूसरे सबस्ट्रेट में कन्वर्ट हुआ और इस कन्वर्जन के दौरान उसने क्या किया, एटीपी बना दिया। इसी को बोलते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, कि जो एटीपी बनी है वो इस सबस्ट्रेट के लेवल पर ही बन गई, वो एक सबस्ट्रेट दूसरे सबस्ट्रेट में कन्वर्ट हुआ और उसने एटीपी बना दी। बहुत सिंपल सी बात है बच्चे, यानी हमारी जितनी भी एटीपी बनी है वो सारी की सारी सबस्ट्रेट लेवल है, सारी की सारी सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन है। क्योंकि सबस्ट्रेट लेवल का मतलब ही समझ में आ गया आपको क्या, कि एक सबस्ट्रेट दूसरे सबस्ट्रेट में कन्वर्ट होगा और इस कन्वर्जन के दौरान अगर वो एटीपी बना रहा है तो उस एटीपी के फॉर्मेशन को बोलते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। बात खत्म। तो ग्लाइकोलिसिस के एंड में जो हमारी पायरुविक एसिड बनेगी बच्चे, अब ये पायरुविक एसिड कहां बनी है, साइटोप्लाज्म के अंदर बनी है आपके, ठीक है, साइटोप्लाज्म, क्योंकि ग्लाइकोलिसिस जहां पर होगा वहीं पर तो पायरुविक एसिड बनेगी। तो ये साइटोप्लाज्म के अंदर पायरुविक एसिड आपकी बन गई। अगर अब वहां पर क्या है, अगर ऑक्सीजन है, इफ ऑक्सीजन इज प्रेजेंट, ठीक है, और दूसरा एक सेल की नीड भी होती है, सेल की नीड भी होती है, सेल को क्या उसमें जरूरत है उस पर भी डिपेंड करता है, तो इन दो फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो अगर हम मेनली बात करें किस पे, अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ठीक है, अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो वो पायरुविक एसिड फिर किस में एंटर कर जाएगी बच्चे, वो चली जाएगी माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ चली जाएगी, वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चली जाएगी और लिंक रिएक्शन शुरू हो जाएगा, ठीक है। और अगर वहीं आप अगर ऑक्सीजन नहीं है, अगर ऑक्सीजन क्या है, एब्सेंट है, अगर ऑक्सीजन एब्सेंट, ऑक्सीजन नहीं है, तो उसी पायरुविक एसिड का क्या हो जाएगा, फर्मेंटेशन शुरू हो जाएगा। वो चली जाएगी किस चीज के लिए, उसका फिर एनारोबिक रेस्पिरेशन शुरू हो जाएगा और फर्मेंटेशन यहाँ पर शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो हमें एक बात समझ में आ गई सर, यानी जो ग्लाइकोलिसिस हमने पढ़ा है ये अगर एरोबिक रेस्पिरेशन होगा तब भी होगा, एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा तब भी होगा, ठीक है। ये दोनों ही प्रोसेस में ये कॉमन होता है। पहला स्टेप ग्लाइकोलिसिस ही होना है, चाहे आप एरोबिक तरीके से तोड़ो या फिर एनारोबिक तरीके से तोड़ो। अगर आप एरोबिक तरीके से तोड़ो तो ग्लाइकोलिसिस के बाद ये लिंक रिएक्शन, क्रेब्स साइकिल और यूटीएस चलेगा, और अगर आपने एनारोबिक तरीके से तोड़ा है तो क्या होगा, आपका ये ग्लाइकोलिसिस होने के बाद जो पायरुविक एसिड बनेगी वो फर्मेंटेशन के लिए चली जाएगी, ठीक है। तो ये हमें एक बात समझ में आ गया सर, इट इज ए कॉमन पाथवे बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक। तो अगर आपसे पूछा जाए लेकिन बताओ ग्लाइकोलिसिस खुद क्या है, ठीक है, इसको अगर आपको रखना होगा एरोबिक में और एनारोबिक में तो किसमें रखोगे आप इसको, तो कहना इट इज इटसेल्फ अ एनारोबिक। याद रखिए बच्चे इसको, अगर इसको खुद को आपको रखना है तो इसको आप रखोगे एनारोबिक में, ठीक है, एनारोबिक में रखोगे। और अगर पूछा जाए तो कहोगे कॉमन पाथवे है, और इसको अकेले किसी एक ग्रुप में रखना है तो कहाँ रखोगे इसको, एनारोबिक पाथवे, एनारोबिक स्टेप बोलोगे, ठीक है। तो ये हमें समझ में आ गया। अब हम इसके बाद कहाँ चलेंगे बताओ, अब हम चलेंगे अपने लिंक रिएक्शन में। वहां पर जाने से पहले एक चीज आप सोचो जरा बच्चे, हम क्या पढ़ रहे हैं, हम यहाँ पर रेस्पिरेशन प्रोसेस पढ़ रहे हैं, और रेस्पिरेशन प्रोसेस का मतलब क्या है, एम क्या है, एटीपी बनाना। क्या बनाना, एटीपी बनाना, ठीक है सर, एटीपी बनाना है। तो अगर हम बात करें एनारोबिक रेस्पिरेशन की, तो एनारोबिक रेस्पिरेशन में मैंने आपसे बताया था कि एक ग्लूकोज से कितना एटीपी बनता है, तो एक ग्लूकोज से केवल 2 एटीपी बनता है, मैंने आपको बताया था वहां पर। तो जब एक ग्लूकोज से केवल 2 ही एटीपी बनाना है, किसके अंदर, एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर, और एनारोबिक रेस्पिरेशन का सबसे पहला स्टेप क्या होता है, सबसे पहला स्टेप होती है उसकी ग्लाइकोलिसिस। क्या होती है, ग्लाइकोलिसिस। और इस ग्लाइकोलिसिस में आपने देखा दोनों एटीपी बन गई कि नहीं बन गई, बताओ, वो तो बनी गई सर। तो जब एनारोबिक रेस्पिरेशन में केवल 2 ही एटीपी बनानी है, और रेस्पिरेशन हम पढ़ ही रहे हैं एटीपी बनाने के लिए, और वो दोनों एटीपी अगर आपने ग्लाइकोलिसिस में ही बना लिया है, तो फिर इस ग्लाइकोलिसिस के बाद फर्मेंटेशन क्यों चलाना है, क्यों, वाई फर्मेंटेशन, जरूरत क्या है इस फर्मेंटेशन की तब। और यहां पर आप एक चीज याद रखना इस क्वेश्चन को आंसर करने से पहले, क्या कि आप रेस्पिरेशन पढ़ रहे हो, और रेस्पिरेशन में केवल आपको वही चीजें पढ़नी है जो आपसे एनर्जी से रिलेटेड है, जिससे आप एनर्जी बना सकते हो। अभी पता नहीं कितने सारे स्टेप्स हमारे सेल में चल रहे हैं, लेकिन उसको तो हम इंक्लूड नहीं कर रहे रेस्पिरेशन में। तो इस फर्मेंटेशन को क्यों रेस्पिरेशन में आपने इंक्लूड किया है, जब यहाँ पर कोई एटीपी नहीं बनने वाली है, कोई एटीपी नहीं बनेगी। आपको समझ में आ गया, यहाँ पर कोई एटीपी नहीं बनेगी फर्मेंटेशन में, क्योंकि जितना बनना था सब बन चुका है ग्लाइकोलिसिस में। तो इसका आंसर आप दिमाग में रखोगे, मैं जब पहुंचूंगा तो पूछूंगा आपसे, ठीक है। हम जब उस टॉपिक तक पहुंचेंगे तब तक आप उसका देखते हैं समझ में आता है कि नहीं आपको, ठीक है। तो अब हम चलेंगे कहां बताओ, अब हमें पढ़ना है एरोबिक रेस्पिरेशन। तो हम इस पायरुविक एसिड पर अब क्या शुरू कराएंगे, इस पायरुविक एसिड पर ही शुरू होगा लिंक रिएक्शन बच्चे, ठीक है। इसको, इस पायरुविक एसिड को अब तोड़ने के लिए, फर्दर और तोड़ने के लिए लिंक रिएक्शन चलता है, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप हम देखते हैं लिंक रिएक्शन। और
और यहाँ लिख लीजिए कि ग्लाइकोलिसिस होता है ये कॉमन पाथवे होता है बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब लिंक रिएक्शन देखेंगे बच्चे, तो हमारी जो सेल है ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गई सेल की, और पता है ये माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन और ये इनर मेम्ब्रेन, और ये इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। क्या बोलते हैं, हमारी मैट्रिक्स हो गई। और ये हमारा साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म के अंदर अभी पायरुविक एसिड बनी है, तो इस पायरुविक एसिड को पहले भेजा जाता है यहाँ पर मैट्रिक्स के अंदर, ठीक है, ये मैट्रिक्स में आएगी। और यहाँ पर आने के बाद अब यहाँ पर इस पायरुविक एसिड को कन्वर्ट किया जाएगा किसके अंदर, यहाँ पर इसके ऊपर अब चलेगी लिंक रिएक्शन। और लिंक रिएक्शन के दौरान क्या करते हैं बच्चे, तो इस पायरुविक एसिड को कोएंजाइम और NAD के प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ NAD प्लस क्या होता है, इस पायरुविक एसिड को कन्वर्ट कर दिया जाता है एसिटिल कोएंजाइम A में। और अगर हम बात करें तो इस पायरुविक एसिड के अंदर 3 कार्बन है और एसिटिल कोएंजाइम A के अंदर 2 कार्बन है। 2 कार्बन है मतलब सर 1 कार्बन कम हो गया, और वो जो 1 कार्बन कम हुआ है वो रिलीज हो गया CO2 की फॉर्म में। देखो CO2 की फॉर्म में वो रिलीज हो जाएगा। और सर CO2 का रिलीज होना क्या बोलते हैं, डीकार्बोक्सिलेशन। क्या बोलते हैं, CO2 का रिलीज होना क्या बोला जाता है, डीकार्बोक्सिलेशन। और इस दौरान अगर आप देखो तो एक चीज और आपको देखिए, क्या NAD प्लस कन्वर्ट हुआ है NADH में, यानी इस NAD प्लस का क्या हो गया है, रिडक्शन हुआ है। देखिए NAD प्लस, इससे क्या ऐड हुआ होगा, इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन, तब तो ये कन्वर्ट हुआ है ना इसमें, यानी इसका क्या हुआ है, NAD प्लस का रिडक्शन हुआ। अगर NAD प्लस का रिडक्शन हुआ है यानी किसी ना किसी का ऑक्सीडेशन हुआ है, किसका, इस पायरुविक एसिड का यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुआ है। तो इस पायरुविक एसिड का डीकार्बोक्सिलेशन भी हुआ है, CO2 भी इसी से निकला है, CO2 भी इसी से निकला है, और ऑक्सीडेशन भी इसी का हुआ है, यानी एक ही स्टेप में दोनों काम हो गए। तो इसीलिए इसे हम बोलते हैं ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। और ये सबसे पहला ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, आपसे पूछा जाएगा कि ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन सबसे पहली बार कहां पर हुआ रेस्पिरेशन में, तो आप बोलना लिंक रिएक्शन में। और ये लिंक रिएक्शन कहां चलती है, तो माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में, अभी देखा हमने, ठीक है। और यहां पर क्या हुआ, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, ठीक है। अब हमारा क्या बन गया यहाँ पर, एसिटिल कोएंजाइम है। अब इसके पास केवल दो कार्बन बचे हैं, ठीक है। अब इनको भी हम ब्रेक डाउन कराएंगे, ठीक, क्योंकि हमें तो क्या चाहिए, हमें तो बच्चे 6 CO2 चाहिए। अभी तक कितने CO2 मिले आपको, अभी तक आपको 2 CO2 मिल गए हैं। कितने, 2 CO2। एक आपको दिख रहा है, एसिटिल कोएंजाइम 2 होंगे ना, क्योंकि एक ग्लूकोज से 2 पायरुविक एसिड, तो 2 एसिटिल कोएंजाइम, एक पायरुविक एसिड से 1 CO2, तो 2 CO2, 2 पायरुविक एसिड से, तो 2 CO2 मिल गए हैं। लेकिन अभी भी 4 CO2 हमें निकालने हैं जो कि इस एसिटिल कोएंजाइम में फंसे हुए हैं। तो अब इस एसिटिल कोएंजाइम A को और तोड़ने के लिए इसको हम डाल देते हैं आगे क्रेब्स साइकिल में। किसमें डालते हैं इसको आप, क्रेब्स साइकिल। और ये क्रेब्स साइकिल कहाँ चलती है बच्चे, ये भी यहीं चल रही है। कहाँ पर, यहाँ देखें, ये भी आपके माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में ही चल रही है। जो माइटोकॉन्ड्रिया हमारी, इसी के मैट्रिक्स में ही क्रेब्स साइकिल भी चल रही है, ठीक है। इसीलिए हम क्या बोलते हैं, लिंक रिएक्शन को बोलते हैं कि ये हमारा ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल के बीच का क्या है, कनेक्टिंग लिंक है। बोला जाता है कि ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल के बीच का ये कनेक्टिंग लिंक है। कौन, लिंक रिएक्शन, क्योंकि इसने क्या किया है, पायरुविक एसिड को एसिटिल कोएंजाइम में कन्वर्ट कर दिया। अब ये एसिटिल कोएंजाइम में क्रेब्स साइकिल में एंटर कर सकती है। तो अब हमें देखना है क्रेब्स साइकिल। तो क्रेब्स साइकिल को हम और क्या बोलते हैं, तो कहते हैं क्रेब्स साइकिल को हम TCA साइकिल भी बोलते हैं। TCA साइकिल मतलब ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। क्यों बोलते हैं इसको ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, क्योंकि अभी हम फोटोसिंथेसिस पढ़कर आए हैं, और फोटोसिंथेसिस में हमें पता है कि जो पहला प्रोडक्ट बनता है उस पहले प्रोडक्ट में कितने कार्बन हैं, उसके बिहाफ पर हम नाम देते हैं कि C3 है कि C4 है। इसी तरह इसमें क्रेब्स साइकिल में जो सबसे पहला प्रोडक्ट जो बनता है बच्चे, वो है सिट्रिक एसिड। और सिट्रिक एसिड के अंदर 3 कार्बोक्सिलिक एसिड होती है, इसमें 3 कार्बोक्सिलिक एसिड पाई जाती है। इसका जब स्ट्रक्चर आप पढ़ोगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो आपको मिलेगा 3 कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेंगे इसके स्ट्रक्चर में, इसीलिए इसका नाम देते हैं TCA साइकिल। और क्रेब्स साइकिल तो साइंटिस्ट के नाम पर हो गया। सर कहां चलती है क्रेब्स साइकिल, तो वही सर मैट्रिक्स में, सर इन द मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। सर क्रेब्स साइकिल भी चलेगी इन द मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। चलिए, तो सबसे पहला जो स्टेप है क्या होता है सर, ये जो एसिटिल कोएंजाइम में हमने जो बनाया है लिंक रिएक्शन में, वो भी मैट्रिक्स में ही पड़ा है माइटोकॉन्ड्रिया की। और वो जैसे ही एसिटिल कोएंजाइम में बनेगा उसको ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, कौन है ये सर, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ये ऑक्सैलो एसिटिक एसिड क्या करेगी, उस एसिटिल कोएंजाइम A को रिसीव करेगी, उसके साथ बाइंड होगी, उसका कंडेंसेशन कराएगी।
और जब ये ऑक्सैलो एसिटिक एसिड एसिटिल कोएंजाइम को रिसीव करती है, उससे बाइंड होती है, उसका कंडेंसेशन कराती है, तो जो आपको प्रोडक्ट मिलता है वो होता है सिट्रिक एसिड। और ये कोएंजाइम यहीं से रिलीज होकर बाहर चला जाता है। और इस ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के अंदर 4 कार्बन होते हैं, ये 2 कार्बन, 4 और 2 6 कार्बन का एक प्रोडक्ट मिलता है जिसको हम बोलते हैं सिट्रिक एसिड। ठीक है, तो क्रेब्स साइकिल का जो सबसे पहला प्रोडक्ट हमने बनाया है वो है सिट्रिक एसिड, और इसमें कितने कार्बन है? 6 कार्बन है। जस्ट नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा बच्चे, अब ये जो सिट्रिक एसिड हमने बनाई है, ये सिट्रिक एसिड जो है फर्दर इसमें 2-3 स्टेप और चलेंगे। सिट्रिक एसिड कन्वर्ट होता है आइसोसिट्रेट में, आइसोसिट्रेट कन्वर्ट होगा आइसोएक्वेनेट में, लेकिन वो सारी चीजें हमें जानने की जरूरत नहीं है। हमें बस इतना जानना है ये फर्दर 2-3 स्टेप चल के बीच में क्या होता है, ये सिट्रिक एसिड कन्वर्ट हो जाती है अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड में। और इस अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड के अंदर 5 कार्बन पाए जाते हैं। यानी सर एक बात समझ में आई कि जब सिट्रिक एसिड अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड में कन्वर्ट होगी तो कितने CO2 रिलीज होंगे? 1 CO2 रिलीज हो गया। मतलब सर अब हम जो सोचकर चले थे कि हम धीरे धीरे कर एक CO2 निकाल के 6 के 6 CO2 निकाल देंगे ग्लूकोज के, वो हम काम कर रहे हैं। हमने एक और CO2 निकाल दिया है, किसका? ग्लूकोज का। और जब एक और CO2 ग्लूकोज का निकल गया है तो अब हमारे पास केवल कितने CO2 बचे हुए हैं? सर केवल 1 CO2 ग्लूकोज का और बचा हुआ है लिबरेट करने के लिए। सर पहले तो हमने एक ग्लूकोज को क्या किया था बताओ बच्चे? 2 पायरुविक एसिड बनाई थी, इसमें 3-3 कार्बन थे। फिर हमने इनसे क्या किया था, इससे 1 CO2 निकाला था, 2 कार्बन का प्रोडक्ट बनाया, फिर एक और CO2 निकाल दिया, तो एक ही तो CO2 बचा हुआ है अभी से हमारे पास। तो अब उसको हम कैसे लिबरेट करेंगे वो हम आगे देखेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया, सिट्रिक एसिड को हमने कन्वर्ट कर दिया अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड में। और सर इस प्रोसेस के दौरान CO2 तो रिलीज होगा ही, मतलब क्या हुआ? डीकार्बोक्सिलेशन हुआ। और सर इसी प्रोसेस के दौरान क्या होता है सर, एक NADH2 भी प्रोड्यूस होता है। मतलब सर इसमें जो फर्दर 2-3 स्टेप्स जो बीच में आ रहे हैं, उसी स्टेप में क्या होगा सर, एक स्टेप में ऑक्सीडेशन होगा। और उस ऑक्सीडेशन के दौरान जो इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन आयन जो रिलीज होंगे उसको कौन रिसीव करेगा? उसको रिसीव करेगा NAD+। और ये NAD+ क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा NADH2 में। तो ये भी क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन यहां पर भी होगा। यहां पर भी ऑक्सीडेशन और डीकार्बोक्सिलेशन दोनों होंगे, एक ही स्टेप में नहीं होंगे, लेकिन ये दोनों प्रोसेस यहां पर भी चलेंगे। ऑक्सीडेशन भी होगा, सिट्रिक एसिड का अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड में कन्वर्जन के दौरान ऑक्सीडेशन भी होगा और डीकार्बोक्सिलेशन भी होगा, और ये दोनों अलग अलग स्टेप्स में होंगे। ठीक है, उतना डिटेल हमारी नीट के हिसाब से हमें जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सर अगर हम एक एक चीजों को यहां से एलिमिनेट नहीं करेंगे तो धीरे धीरे करके हमारे आगे टॉपिक जैसे जैसे चलते जाएंगे हमारे पास बहुत सारा ऐसा मटेरियल पाइलअप हो जाएगा जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी नहीं है। इसीलिए हम जो जरूरत है वहीं पर केवल फोकस करेंगे। तो अब अगर हम बात करें सर अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड में कितने कार्बन? 5 कार्बन, मतलब एक और CO2 रिलीज होने के लिए बचा हुआ है। जस्ट इसके नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड को कन्वर्ट कर दिया जाता है सक्सिनिल कोएंजाइम ए में। और जब ये अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड सक्सिनिल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होती है तो इस दौरान फिर सर CO2 रिलीज होता है। और जब फिर CO2 रिलीज होता है तो फिर क्या हो गया, एक और डीकार्बोक्सिलेशन हुआ सर। और इस डीकार्बोक्सिलेशन के साथ साथ और क्या होता है सर, इस डीकार्बोक्सिलेशन के साथ साथ ऑक्सीडेशन भी होता है, क्योंकि सर वो जो H+ और इलेक्ट्रॉन जो रिलीज होते हैं उनको कौन एक्सेप्ट करता है? NAD+। तो यहां पर फिर क्या हुआ सर, फिर यहां पर यहां पर दोबारा से क्या हुआ सर, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन एक बार और हुआ है सर। अगर हम यहां पर गौर करें, जब सक्सिनिल कोएंजाइम बन जाएगा तो सक्सिनिल कोएंजाइम बनने के बाद अगर आप देखोगे तो सक्सिनिल कोएंजाइम के अंदर 4 कार्बन है। और सक्सिनिल कोएंजाइम ए बनते बनते क्या होगा, जितने भी ग्लूकोज के CO2 थे वो अब रिलीज हो चुके हैं। हम काउंट भी कर सकते हैं सर। देखिए पायरुविक एसिड 3 कार्बन का, पहला CO2 लिंक रिएक्शन में, दूसरा फर्स्ट स्टेप में, तीसरा इस स्टेप में सर तीनों कार्बन इस पायरुविक एसिड के रिलीज हो गए। मतलब सर हम जितना भी CO2 निकाल सकते थे इस ग्लूकोज से उतना हम निकाल चुके हैं। और हमें तो बताया गया था कि जब हम इस ग्लूकोज से पूरा CO2 निकाल देंगे तो लार्ज अमाउंट ऑफ ATP बनेगी, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं हुआ। देखिए
जितना आपने एटीपी बनाया था उतना ही यहां पर अभी तक उतनी ही एटीपी, यानी हमारे साथ धोखा हुआ है। हमें बोला गया है कि ज्यादा से ज्यादा एटीपी मिलेगी, लेकिन नहीं बनी। या तो हम गलत जा रहे हैं या फिर कुछ और होने वाला है जिससे कि हमारी बची हुई एटीपी हमें मिल जाएगी। तो हम आगे देखेंगे आगे के स्टेप में ऐसा क्या होने वाला है कि हमारी बची हुई एटीपी हमें मिल जाए। ठीक है, नेक्स्ट। तो अगर हम यहां पर गौर करें बच्चे, तो सक्सिनिल कोएंजाइम यहां पर बन गया। ठीक है सर, ये जो क्रेब्स साइकिल है, क्रेब्स साइकिल तो यहीं पर खत्म हो जानी चाहिए। क्यों क्रेब्स साइकिल हम क्यों सीख रहे हैं, बताओ क्यों चला रहे हैं हम? ग्लूकोज को तोड़ने के लिए। इसीलिए तो हमने ये तीनों स्टेप्स पढ़े थे, ग्लाइकोलिसिस, लिंक रिएक्शन, क्रेब्स साइकिल। किस चीज के लिए पढ़ा हमने, बताओ? ग्लूकोज को तोड़ने के लिए। और ग्लूकोज तो यहीं पर आते आते पूरी तरह से टूट गया है, तो ये पूरा का पूरा रिएक्शन यहीं खत्म हो जाना चाहिए। इसके आगे इतना हमने क्यों चलना है, क्यों इतना आगे हमें चलाना है इस प्रोसेस को? तो अगर हम बोलेंगे सर इस प्रोसेस को आगे इसलिए चलाना है, और चला भी रहे हैं, और इस आगे वाली स्टेप्स को हम रेस्पिरेशन के अंदर ही पढ़ रहे हैं। अभी पता नहीं कितने और प्रोसेस बच्चे हमारी सेल में चल रहे हैं, लेकिन उसको हम रेस्पिरेशन टॉपिक में तो नहीं पढ़ रहे। क्यों? क्योंकि वो एटीपी प्रोडक्शन में यूज नहीं है हमारे, इसीलिए उसको हम नहीं पढ़ रहे। लेकिन इसको हम क्यों यहीं पर क्यों पढ़ेंगे हम, जब हमारे आगे चलकर किसी काम नहीं आने वाला? इसलिए सर क्योंकि आपने ये जो सिट्रिक एसिड बनाई है, कैसे बनाई है? ऑक्सैलोएस्टिक एसिड का यूज करके। और ऐसे ही अगर होता चला गया कि सक्सिनिल कोएंजाइम तक ला लाकर अगर आप छोड़ते चले गए सारे सिट्रिक एसिड को, तो क्या होगा? ये ऑक्सैलोएस्टिक एसिड तो खत्म हो जाएंगे ना सर। फिर ये जो फर्स्ट स्टेप है फिक्सेशन ऑफ एसिटिल कोएंजाइम में, यही नहीं होगा, क्योंकि ऑक्सैलोएस्टिक एसिड नहीं रहेगी। यानी हमारा एक और यहां पर काम बनता है सर, हमारा ये फंक्शन, हमारा कर्तव्य है सर कि हम इस ऑक्सैलोएस्टिक एसिड को ही बना कर दें, ताकि ये जो प्रोसेस है ये चलता रहे। तो यानी सर एक बात यहां पर समझ गया आगे कि इसके आगे का जो भी चल रहा है वो क्यों चल रहा है? ताकि ये ऑक्सैलोएस्टिक एसिड बना दिया जाए। हमारा ग्लूकोज तो टूट चुका है। ठीक है, आगे देखेंगे सर। जब सक्सिनिल कोएंजाइम में जैसे ही आगे चलेगा सर, 4 कार्बन इसमें भी और 4 कार्बन इसमें भी, यानी सर अब कोई डीकार्बोक्सिलेशन नहीं होना चाहिए सर। इतना हमें समझ में आ गया। यानी अब आगे जितने भी कंपाउंड बनेंगे उनके अंदर कितने कार्बन होंगे? केवल और केवल 4 कार्बन होंगे सर। तो पहला जो स्टेप है सर सक्सिनिल कोएंजाइम में, अब इसको हमने कन्वर्ट किया सर सक्सिनिक एसिड में। इस दौरान सर क्या होगा सर? कोई डीकार्बोक्सिलेशन होगा? नहीं होगा सर। लेकिन क्या होगा सर? जब सक्सिनिल कोएंजाइम ए सक्सिनिक एसिड में कन्वर्ट होता है, तो इस दौरान क्या होता है? इस दौरान एक जीटीपी प्रोड्यूस होती है, ग्वेनोसिन ट्राइफॉस्फेट बनता है सर, जीटीपी बनता है यहां पर। और ये जीटीपी कैसे बनता है? जीडीपी और आईपी के एडिशन से। इसको जोड़ने के लिए एनर्जी कहां से आई? सक्सिनिल कोएंजाइम में जब सक्सिनिक एसिड में कन्वर्ट हुआ है, तो इसने ये एनर्जी दी है। लेकिन सर हमारी सेल तो किसकी भाषा समझती है? एटीपी की। तो जैसे ये जीटीपी बनता है, उसी तुरंत एक और कपल्ड रिएक्शन चलता है इसके साथ साथ, और उस कपल्ड रिएक्शन में क्या होता है? ये जीटीपी टूट जाती है जीडीपी में, और वो जो एनर्जी लिबरेट होती है उस एनर्जी को हम यूज करके क्या करते हैं? एडीपी को इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से जोड़ने के लिए यूज कर लेते हैं उस एनर्जी को, और क्या बना देते हैं? एटीपी बना देते हैं। तो यहां पर हमको समझ में आया जब सक्सिनिल कोएंजाइम सक्सिनिक एसिड में कन्वर्ट होगी, तो इस दौरान एक जीटीपी बनती है। लेकिन उसी बनने के साथ ही साथ क्या करते हैं? इस जीटीपी को हम दोबारा से तोड़ देते हैं जीडीपी में, और जो इसको तोड़ने से जो एनर्जी रिलीज होती है, उस एनर्जी को कहां यूज कर लेते हैं? उस एनर्जी को यूज कर लेते हैं एडीपी को आईपी से जोड़ने के लिए और एटीपी बनाने के लिए। तो अगर गौर करोगे बच्चे, तो आपको दिखाई देगा कि यहां पर दोबारा क्या हुआ है? यहां पर दोबारा सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन हुआ है। फॉस्फोराइलेशन हुआ है सर, यहां पर एटीपी बनी है। और एटीपी कैसे बनी है? एटीपी बनी है सक्सिनिल कोएंजाइम ए का सक्सिनिक एसिड में कन्वर्जन के साथ ही एटीपी बन गई है। और इसी को तो बोलते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, कि एक सबस्ट्रेट दूसरे सबस्ट्रेट में कन्वर्ट हो और उसी कन्वर्जन के दौरान वो एटीपी दे दे। दिस इज कॉल्ड सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। तो हमारे क्रेब्स साइकिल में क्या हुआ सर? एक सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन भी हम कराते हैं और एटीपी बनाते हैं। नेक्स्ट स्टेप में आइए देखिए, सक्सिनिक एसिड का क्या करेंगे? तो इस सक्सिनिक एसिड को हम कन्वर्ट कर देते हैं फ्यूमेरिक एसिड में। और जब सक्सिनिक एसिड फ्यूमेरिक एसिड में कन्वर्ट होती है, तो यहां पर आपको गौर देना है, याद रखना है कि हर जगह जब आपका ऑक्सीडेशन हुआ है किसी का, और जब रिड्यूस होने की बारी आई है, तो कौन रिड्यूस होने के लिए भागकर आता है सर? NAD+ आता है। वो NAD+ इलेक्ट्रॉन और H+ को एक्सेप्ट करके खुद रिड्यूस होता है। लेकिन यहां पर जब रिड्यूस होने की बारी आएगी, तो यहां पर FAD+ आता है रिड्यूस होने के लिए, ना कि NAD+। और वो FAD+ कैसे रिड्यूस हो गया सर? वो FAD+ सर कन्वर्ट हो जाएगा FADH2 में,
क्या एक्सेप्ट करके, तो ये सक्सिनिक एसिड जो इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन आयन रिलीज करेंगे उसको ये एक्सेप्ट करेगा और FeDH2 में कन्वर्ट होगा और ये सक्सिनिक एसिड को फ्यूमेरिक एसिड में ऑक्सीडाइज कर देगा। फिर फ्यूमेरिक एसिड को मैलिक एसिड में कन्वर्ट करते हैं और मैलिक एसिड को ऑक्सैलोएस्टिक एसिड में फर्दर कन्वर्ट कर देते हैं। और जब फिर मैलिक एसिड आपकी ऑक्सैलोएस्टिक एसिड में कन्वर्ट होती है तो यहां पर दोबारा से क्या होता है सर, मैलिक एसिड का ऑक्सीडेशन होता है। तो किसी ना किसी का रिडक्शन कराना पड़ेगा, तो कौन आता है रिडक्शन होने के लिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो कि NAD+ है और वो NADH2 में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर सर हमने क्रेब्स साइकिल पढ़ ली। सर क्रेब्स साइकिल में अगर हम देखें सर, गौर करें तो सबसे पहली बात की क्रेब्स साइकिल कहां चलती है, ये क्वेश्चन आएगा सर, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। सर क्रेब्स साइकिल को और क्या बोलते हैं सर, TCA साइकिल। क्यों, क्योंकि जो सबसे पहला प्रोडक्ट बना है वो सिट्रिक एसिड है और इसके अंदर कितने कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, 3, इसीलिए इसको बोलते हैं सर सिट्रिक एसिड साइकिल। इसीलिए इसको होता है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, क्योंकि सर सिट्रिक एसिड के अंदर 3 कार्बोक्सिलिक एसिड होती है। और बाकी हमने पढ़ लिया सर कहां पर ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन होगा सर, एक यहां पर वो हो रहा है, यहां पर हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और डिकार्बोक्सिलेशन भी हो रहा है। तो यहां पर आपसे जो क्रेब्स साइकिल से जो क्वेश्चन आएंगे बच्चे, आपसे ये पूछा जाएगा, बताइए कि एक ग्लूकोज से क्रेब्स साइकिल के थ्रू, एक ग्लूकोज से थ्रू क्रेब्स साइकिल how many ATP are produced, how many ATP are produced, तो आप बोल देना कितनी ATP बनी सर, 2 ATP सर, 2 ATP प्रोड्यूस्ड, क्योंकि सर एक एसिटिल कोएंजाइम में से एक ATP और एक ग्लूकोज से हमें पता है, एक ग्लूकोज से कितने, 2 पायरुविक एसिड और 2 पायरुविक एसिड से 2 एसिटिल कोएंजाइम है और एक एसिटिल कोएंजाइम से हमने देखा है ये पूरा कहानी, तो ऐसा एक और के साथ होगा तो 2 ATP बनेंगे सर। ठीक है, और जब एक ग्लूकोज जब आपका क्रेब्स साइकिल में एंटर होगा थ्रू एसिटिल कोएंजाइम A, तो वो एक ग्लूकोज जब एसिटिल कोएंजाइम A की फॉर्म में जब एंटर होगा क्रेब्स साइकिल में, तो आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कितने NADH2 बने हैं, ये आपसे पूछा जाएगा कितने NADH2 बने हैं। तो गिन लेंगे सर, 1, 2 और ये 3 तो एक के साथ, और एक ग्लूकोज में कितनी एसिटिल कोएंजाइम है, 2, तो सर 6 NADH2। कितने NADH2 बनेंगे सर, 6 NADH2 बनेंगे सर। सर कितने FADH2 बनेंगे सर, 2 FADH2 बनेंगे। तो इतनी सारी चीजें हमने क्या कर लिया, एक ग्लूकोज का थ्रू क्रेब्स साइकिल हमने 2 ATP, 6 NADH2 और 2 FADH2 बना लिए बच्चे। यहां पर एरोबिक रेस्पिरेशन में बच्चे हमसे बोला गया था कि अगर आपने ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन कर दिया, कंप्लीट ऑक्सीडेशन का मतलब हुआ कि ग्लूकोज को अगर आपने तोड़कर 6 CO2 निकाल दिए, तो ग्लूकोज के अंदर जितनी भी एनर्जी है वो सब आप निकाल लोगे। और कितनी एनर्जी निकालने की बात हुई थी, 38 ATP निकालने की बात हुई थी, लेकिन अभी तक तो हमने देखा ऐसा कुछ हुआ नहीं, हमें उसकी आधी भी नहीं मिली, 1/4 भी नहीं मिली, हमें उतनी सारी ATP मिली नहीं, 1/4 तक हमें ATP नहीं मिली अभी तक, तो है ना। तो यानी अब वो सारी ATP कैसे प्रोड्यूस की जाए जो हमें और पानी है ग्लूकोज से, तो उसके लिए हमारा स्टेप चलता है ETS। ये जो हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, इसके थ्रू हम क्या करेंगे, हमारे पास जो बची हुई ATP है वो हम यहाँ पर बनवाएंगे ETS प्रोसेस के थ्रू। अब यहाँ पर ऐसा क्या होगा जिसके थ्रू हमारे पास इतनी सारी ATP मिल जाएंगी, तो देखो हम यहाँ पर करने वाले क्या है, कैसे ATP बनेगी बच्चे। तो देखो मान लो ये आपकी माइटोकॉन्ड्रिया हो गई, ये माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन हो गई, ये माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन हो गई, और ये माइटोकॉन्ड्रिया का इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस हो गया, आउटर और इनर के बीच का स्पेस हो गया, और ये माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स हो गई। ETS में हम क्या करने वाले हैं बच्चे, ETS में हम क्या करेंगे कि ये जो इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस है, यहां पर हम ज्यादा से ज्यादा जितना हम स्टोर कर सकते हैं उतना यहां पर हम H+ आयन स्टोर करेंगे। ठीक है, ऐसा हम एक बार और कर चुके हैं फोटोसिंथेसिस में, वही काम यहां पर करना है। यहां पर क्या करोगे आप, ज्यादा से ज्यादा आपको H+ आयन स्टोर करना है, और इतना H+ आयन स्टोर करना है कि यहां पर इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस में जो H+ आयन की कंसंट्रेशन है वो किससे ज्यादा हो जाए, वो इस मैट्रिक्स से ज्यादा हो जाए। और जब इस इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस में H+ आयन प्रोटॉन की कंसंट्रेशन जब क्या हो जाएगी, आपके मैट्रिक्स से ज्यादा हो जाएगी, तो फिर क्या करेंगे हम, वही याद करो जो हमारा फोटोसिंथेसिस में हमने किया था
एटीपेज एंजाइम की यूज किया का हेल्प लिया था हमने। उसने क्या किया था, उसने F0 और F1 पार्ट होते हैं, F0 रास्ता प्रोवाइड करता है, F1 पार्ट रोटेट करता है। तो अब क्या होगा, वही काम आपको यहाँ पर करना है। क्या करना है, जब इस इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस में खूब ज्यादा H प्लस हम इकट्ठा कर लेंगे तो H प्लस आयन की कंसेंट्रेशन यहाँ बहुत ज्यादा हो जाएगी, तो H प्लस आयन क्या करेगा, यहाँ से मूव करना शुरू कर देगा, बाहर निकलना शुरू कर देगा। और जब ये H प्लस आयन यहाँ से बाहर निकलेगा तो इसको रास्ता कौन प्रोवाइड करेगा, F0 पार्टिकल। पता है हमें क्यों, क्योंकि H प्लस आयन एक पोलर मॉलिक्यूल है, चार्ज है, तो ये डायरेक्ट मेम्ब्रेन को क्रॉस करके बाहर नहीं आ सकता, तो उसको रास्ता चाहिए। कौन प्रोवाइड करेगा, ये चैनल, ये प्रोटीन का काम करेंगे, चैनल रास्ता बनाएंगे इसके लिए, उस रास्ते से क्या होगा, H प्लस आयन पास करेगा। और जब यहाँ पर 2 H प्लस आयन पास होगा बच्चे, 2 H प्लस आयन पास होगा, तो इस H प्लस आयन के पास होने से क्या होगा, H प्लस आयन इधर पास होगा, और ये जो इसके पास होने से जो यहाँ पर ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट जो बना है, वो ग्रेडियंट आपका प्रोटॉन ग्रेडियंट ब्रेक होगा। और इस प्रोटॉन ग्रेडियंट के ब्रेक होने से और इनके पास होने से क्या होगा, ये F1 पार्टिकल में चेंज होगा, कन्फर्मेशनल चेंज, याद है आपको मैंने बताया था वहां पर। और ये F1 पार्टिकल के अंदर जो कन्फर्मेशनल चेंज होगा, तो उस कन्फर्मेशनल चेंज की वजह से क्या करेगा, ये आपका F1 पार्टिकल जो रोटेट करेगा, क्या करेगा, ये रोटेट करेगा। और इसके रोटेशन से क्या होगा, इसके रोटेशन से जो एनर्जी बनेगी, इसके रोटेशन से क्या करेंगे हम, इसके रोटेशन से जो एनर्जी हो रही है उस एनर्जी का यूज करके हम क्या करेंगे, अपना ADP और IP को जोड़कर ATP बना लेंगे। H प्लस साइन पास करेंगे, ये रोटेट करेगा, इसके रोटेशन के साथ साथ क्या होगा, ATP बनना शुरू। H प्लस पास करेंगे, रोटेट करेगा, ATP बनेगी, H प्लस पास करेंगे, रोटेट करेगा, ATP बनेगी। तो ये हम यहां पर करने वाले हैं अपने ETS के अंदर। हमारा मेन एम जो है ATP का ऐसे ही बनेगा, ठीक है। ATP बनाने का जो मेन हमारा मैकेनिज्म होगी वो यही होगी। अब यहाँ पर बात आती है कि यहाँ पर इतने ज्यादा H प्लस आयन स्टोर कैसे होंगे, सबसे बड़ी बात ये है। तो इन H प्लस आयन को यहाँ पर स्टोर कराने के लिए यहाँ पर कुछ अलग मैकेनिज्म बना रखी है। क्या मैकेनिज्म बना रखी है, वही मैकेनिज्म आपकी ETS है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है आपके पास। क्या है यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम हमारे पास है। वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहाँ रखा रहता है बच्चे, तो अगर हम बात करें हमारी जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है ना, ये देखिए, दोबारा बना लो, ये जो हमारी इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, इस माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में ये पूरा सिस्टम रखा हुआ है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। क्या होता है सर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इस सिस्टम में यहाँ पर 4 लोगों ने मिलकर इस सिस्टम को बनाया है, 4 लोगों ने, जिसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, कॉम्प्लेक्स सेकंड, कॉम्प्लेक्स थर्ड और कॉम्प्लेक्स फोर्थ। इन चारों से मिलकर ये पूरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम बना है, और हर कॉम्प्लेक्स में कुछ कुछ एलिमेंट है। अब क्या होगा, अब जो इलेक्ट्रॉन है फर्स्ट कॉम्प्लेक्स से इलेक्ट्रॉन को पास करेंगे सेकंड कॉम्प्लेक्स के पास, सेकंड कॉम्प्लेक्स से इलेक्ट्रॉन पास होगा थर्ड कॉम्प्लेक्स के पास। इसी तरह इलेक्ट्रॉन को आप एक कॉम्प्लेक्स से दूसरे कॉम्प्लेक्स में पास कराएंगे, और इस इलेक्ट्रॉन के पास करने के दौरान ही क्या होगा, कुछ ऐसे चेंजेस होंगे जिसकी वजह से जो H प्लस आयन है वो मैट्रिक्स से उठा उठाकर हम भरना शुरू कर देंगे इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस में। इस इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस में क्या करेंगे, H प्लस आयन को उठाकर भरना शुरू कर देंगे। और वो कब भरा जाएगा, जब जैसे जैसे ये इलेक्ट्रॉन पास होगा, इस पास होने के दौरान कुछ ऐसे इवेंट चलेंगे। क्या चलेंगे, इसी की हमें पूरी डिस्कस करना है, इसी की डिटेल स्टडी करनी है। और इन इवेंट के दौरान क्या होगा, इस H प्लस आयन को उठा उठा के कहाँ डालना शुरू कर देंगे, हम अपने इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस में डालना शुरू कर देंगे। और ये इसी तरह से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ये चेन चलती रहेगी, H प्लस आयन उठा उठा के मैट्रिक्स से हम डालना शुरू कर देंगे, और ये H प्लस आयन आपके आते रहेंगे इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस में, और चेन चलती रहेगी। और ऐसे करते करते क्या होगा, धीरे धीरे खूब ज्यादा H प्लस आयन की कंसेंट्रेशन यहाँ पर हो जाएगी। जब लार्ज अमाउंट ऑफ H प्लस यहाँ पर चले आएंगे तो इनकी कंसेंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी। अब क्या करेंगे, ये अपने हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे, और इस मूवमेंट के दौरान क्या होगा, ATP जनरेट होगी, जो मैंने आपको बताया। F0 पार्ट जो है वो रास्ता प्रोवाइड करेगा, F1 पार्ट रोटेट करेगा, उसके रोटेशन के साथ ही क्या होगा, ATP बनना शुरू हो जाएगी। अब हमें जो मेन देखना है वो इन कॉम्प्लेक्स के बारे में बात करना है कि ये कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं और ये कैसे काम कर रहे हैं, किस तरीके से इलेक्ट्रॉन को पास कर रहे हैं एक दूसरे के बीच में ये, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सर ये कॉम्प्लेक्स कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर जो 4 कॉम्प्लेक्स हैं उनके मैंने नाम लिखे हुए हैं, वो आप देख लीजिए पहले। हमारा जो कॉम्प्लेक्स फर्स्ट है इसमें कौन आता है, इसमें NADH डिहाइड्रोजिनेज FM है, NADH डिहाइड्रोजिनेज है आपका। कॉम्प्लेक्स सेकंड में कौन है, FADH2 डिहाइड्रोजिनेज है, या फिर इसको हम बोलते हैं सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज बोलते हैं। कॉम्प्लेक्स थर्ड में कौन आएगा, साइटोक्रोम B और साइटोक्रोम C1, ये दोनों मिलकर बनाएंगे कॉम्प्लेक्स थर्ड।
कॉम्प्लेक्स फोर्थ कौन बना रहा है? तो साइटोक्रोम ए3 और 2 कॉपर सेंटर यहाँ पर होते हैं, ये सब मिलकर बनाते हैं कॉम्प्लेक्स फोर्थ को। और कॉम्प्लेक्स फिफ्थ में कौन है हमारा? ये हमारी एटीपीएस, जो अभी मैंने बताया, जिसके F0 और F1 पार्टिकल है, ये हमारा कॉम्प्लेक्स फिफ्थ, इसको बोलते हैं हम एटीपीएस को। ठीक है, अब देखते हैं सर ये किस तरीके से कॉम्प्लेक्स अरेंज है और ये कैसे काम कर रहे हैं। तो उसके लिए देखते हैं हम, ये पहले सबसे पहली बात, ये सारे कॉम्प्लेक्स कहाँ रखे हुए हैं? तो इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, इनर मेम्ब्रेन में। सबसे बड़ा क्वेश्चन तो आपका यही हो गया, कहाँ रखे हैं? तो इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। मतलब ईटीएस कहाँ चल रही है? तो इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। अब ये देखिए, ये इनर मेम्ब्रेन हो गई माइटोकॉन्ड्रिया की, यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स रखा है, ये फर्स्ट कॉम्प्लेक्स है, ये हमारा थर्ड वाला है, ये हमारा सेकंड वाला है, और ये हमारा फोर्थ कॉम्प्लेक्स है, और ये लास्ट हमारा ये फिफ्थ कॉम्प्लेक्स है। देखो लाइन से लगे हुए हैं, ऐसे रखे हुए हैं। अब ये क्या हो रहा है यहाँ पर, वो देखते हैं हम। तो जो कॉम्प्लेक्स फर्स्ट है, ये क्या करेगा बच्चे, इसका काम क्या है? देखो, जो हमारे मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स हो गई, इसको आप देख सकते हो, ये आपकी आउटर मेम्ब्रेन। देखो यहाँ पर ये आउटर मेम्ब्रेन हो गई, ये इनर मेम्ब्रेन हो गई, ये इनर मेम्ब्रेनस स्पेस हो गया। ठीक है, इसको आप ऐसे बना सकते हो बच्चे, इसको ऐसे थोड़ा सा समझने की कोशिश करो आप। यहाँ पे ये देखो, ये आउटर मेम्ब्रेन, ये वाली मेम्ब्रेन हो गई, आउटर मेम्ब्रेन हो गई सर ये। ठीक, ये इनर मेम्ब्रेन हो गई, इनर मेम्ब्रेन कौन सी है? ये देखिए, ये इनर मेम्ब्रेन हो गई। इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस, ये जो स्पेस यहाँ पर मैंने दिखाया हुआ है, ये आउटर मेम्ब्रेन, ये इनर मेम्ब्रेन, यहाँ पे बीच में इनर मेम्ब्रेनस, इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस हो गया। और ये क्या हो गया? मैट्रिक्स। ये देखो मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स आ गई यहाँ पर। तो ये मैट्रिक्स दिखा दिया यहाँ पर हमने। ठीक है, अब देखते हैं क्या चल रहा है यहाँ पर। देखिए, तो मैट्रिक्स के अंदर अभी हमने क्रेब्स साइकिल देखी थी। क्रेब्स साइकिल में क्या हुआ था? NADH बना था क्रेब्स साइकिल में। हाँ सर, क्रेब्स साइकिल में बना था, लिंक रिएक्शन में बना था, जो भी बने थे वो सब यहीं पर पड़े हुए हैं। ठीक, अब ये जो यहाँ पर NADH पड़ा हुआ है, इस NADH को क्या करेंगे? इस NADH को दोबारा से हम क्या कर देते हैं? इसको हम ऑक्सीडाइज कर देते हैं NAD+ में, ताकि दोबारा से वो जो प्रोसेस चल रहे हैं वो चलना शुरू हो जाए। ये तो याद कीजिए, ऐसे ही सारे NAD+ को आपने NADH में कन्वर्ट करता चले गए अगर आप, तो क्या होगा? सारे के सारे NAD+ तो खत्म हो जाएंगे। तो दोबारा जब क्रेब्स साइकिल चलाने की बारी आएगी तो NAD+ कहाँ से आएगा? तो उसके लिए क्या किया गया यहाँ पर? तो NADH को आपने कन्वर्ट कर दिया दोबारा NAD+ में, यहाँ पर ऑक्सीडाइज कर दिया। ऑक्सीडाइज करोगे तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन आयन रिमूव होंगे कि नहीं होंगे सर? एकदम रिमूव होंगे। और वो जो इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन आयन यहाँ से निकलते हैं, उनको कौन एक्सेप्ट कर लिया? FMN। ये देखो FMN, देख रहे हैं? इसको ले लिया FMN। ये हमारा NCERT का डायग्राम है बच्चे, NCERT का डायग्राम मैंने बनाया आपके लिए, ताकि मैं NCERT जब मैं पढ़ाऊँ तो आपको आसानी हो जाए थोड़ी सी। तो ये आपका FMN है। FMN क्या करेगा? इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। और FMN को क्यों कॉम्प्लेक्स वन बोला? समझ लिया सर। ये क्या करेगा? ये NADH को ऑक्सीडाइज कर रहा है। ठीक है, इसीलिए इसका नाम दिया था NADH डिहाइड्रोजिनेज, क्योंकि ये NADH से हाइड्रोजन रिमूव करा रहा है। ठीक है, तो इसने दे दिया FMN को। FMN अपना इलेक्ट्रॉन किसको देगा? FeS है, आयरन सल्फर प्रोटीन है। ठीक, और ये FeS क्या करेगा? इसके इलेक्ट्रॉन को लेकर आगे बढ़ेगा। देखिए, ये तो आगे बढ़ रहा है, ठीक है, इधर का काम अभी देखते हैं अब। ठीक, और ये जो यहाँ पर H+ यहाँ पर जो रिलीज हुआ है, उस H+ को क्या किया? अंदर भेज दिया। कहाँ भेज दिया? ये देखो H+ यहाँ पर इकट्ठा कर लिया। यानी हमें समझ में आ गया किस तरीके से H+ इकट्ठा होता चला जाएगा। देखिए, पहले स्टेप में आपने क्या कर लिया? H+ इकट्ठा कर लिया इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस में। हाँ सर, आउटर और इनर के बीच में हमने H+ इकट्ठा। अब देखिए, ये आयरन सल्फर प्रोटीन क्या करेगी? अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे देगी? यहाँ पर ये यूबिक्विनोन को देगी। देखिए ये है यूबिक्विनोन। यहीं पर एक चीज और डिस्कस कर लेते हैं ताकि हमारे लिए आगे आसान हो जाए। हमारे इस पूरे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में ये तो कॉम्प्लेक्स 4 है। अब ये कॉम्प्लेक्स कहते हैं हम हिले डुलेंगे नहीं, हम तो चुपचाप बैठे रहेंगे। तो इनको चाहिए होते हैं कुछ ऐसे एलिमेंट जो कि इनके इलेक्ट्रॉन को उठाकर इनको दे दें, इनके इलेक्ट्रॉन को उठाकर इनको दे दें, इनके इलेक्ट्रॉन को उठाकर ऐसे आगे बढ़ाते हुए चले जाएं। और जो वो एलिमेंट होते हैं जो कि एक कॉम्प्लेक्स से इलेक्ट्रॉन को उठाकर दूसरे कॉम्प्लेक्स को देते हैं, उनको हम बोलते हैं मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर। क्या बोलते हैं? मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर। और कौन कौन से मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर पाए जाते हैं हमारे सिस्टम में? अच्छे 2 हैं, एक हमारा यूबिक्विनोन है और एक है साइटोक्रोम सी। साइटोक्रोम सी। अच्छा बच्चे, क्यों साइटोक्रोम को ही हम बार बार यूज कर रहे हैं? साइटोक्रोम सी, साइटोक्रोम बी, क्योंकि साइटोक्रोम के अंदर आयरन पाया जाता है सर। और आयरन क्या शो करता है? वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, +2 +3। ठीक है, और इस वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है, मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है और दे भी सकता है।
और इसी प्रॉपर्टी की वजह से आपके साइटोक्रोम यूज होते हैं यहाँ पर सिस्टम में इलेक्ट्रॉन के लेन देन के लिए, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लिया जाएगा दिया जाएगा, तो उनके अंदर साइटोक्रोम सी के अंदर जो आयरन है वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, तो ले भी सकता है और दे भी सकता है। ठीक है, अभी देखिए ये आपका जो यूबीक्विनोन है और साइटोक्रोम सी है, ये क्या काम करते हैं, ये मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर की तरह काम करेंगे। ये एक कॉम्प्लेक्स से इलेक्ट्रॉन को उठाकर दूसरी कॉम्प्लेक्स को देकर आएंगे। ठीक है, दूसरा इस पे जो क्वेश्चन आता है सबसे इंपॉर्टेंट वो ये पूछा जाता है कि मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर कौन होता है, यूबीक्विनोन कि यूबीक्विनोल। और हम इसी में कंफ्यूज होते रहते हैं कि यूबीक्विनोन था कि यूबीक्विनोल था। तो एक देखो ऑल मतलब अल्कोहल हो गया और एक कीटोन है, ये कीटोन हो गया और ये अल्कोहल हो गया। अब इसको रटने की जरूरत नहीं बच्चे। अब एक बात बताओ, आप कीटोन जो है, कीटोन को तो आप रिड्यूस कर सकते हो, कीटोन को आप इलेक्ट्रॉन दे दोगे रिड्यूस हो जाएगा, अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। अल्कोहल को किधर लेकर जाओगे, कितना पीछे लेकर जाओगे उसको। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। क्यों, क्योंकि कीटोन को हम रिड्यूस करेंगे तो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑक्सीडाइज करेंगे दोबारा कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो उसके पास फ्लेक्सिबिलिटी है एक। तो आज के बाद आपको नहीं बोलना है। ठीक है, ऑन है, यूबीक्विनोन है, ऑन मतलब कीटोन वाला है, इसीलिए पीछे भी जा सकता है और एक स्टेप आगे भी आ सकता है। पीछे जाएगा अल्कोहल बन जाएगा, आगे आएगा फिर कीटोन बन जाएगा वो। अगर वो अल्कोहल हो जाएगा फिर पीछे कहाँ जाएगा सर, हमारी सीरीज तो यहीं बंद हो जाती है सर, हमारी जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम पढ़ते हैं। तो मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर काम कौन करेगा यहाँ पर, यूबीक्विनोन। ठीक है, और दूसरा कौन है बताओ यहाँ पर, ये साइटोक्रोम सी है। साइटोक्रोम सी भी क्या कर रहा है यहाँ पर, ये मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर की तरह काम करेगा यहाँ पर। देखते हैं ये क्या काम करते हैं, इधर देखो। तो इस कॉम्प्लेक्स फर्स्ट के इलेक्ट्रॉन को किसने एक्सेप्ट कर लिया, यूबीक्विनोन ने। और ये देखो रिड्यूस हो गया, और रिड्यूस होने के बाद ये इलेक्ट्रॉन लेकर आगे आया, और आगे लाकर इसने इलेक्ट्रॉन को किसको दे दिया बताओ, कॉम्प्लेक्स थर्ड को दे दिया। कॉम्प्लेक्स थर्ड में कौन है, साइटोक्रोम बी है, साइटोक्रोम C1 है, देखिए, और इनके बीच में भी है, इससे उठाकर इसको देने वाला। देख रहे हो चुपचाप नवाबी है, बैठे हैं चुपचाप ये लोग, है ना, नवाबी है, कॉम्प्लेक्स के पार्ट हो गया अभी। ठीक, तो अब कॉम्प्लेक्स फर्स्ट का इलेक्ट्रॉन यूबीक्विनोन, देखो मोबाइल इलेक्ट्रॉन के लिए यहाँ से उसने उठाया, यहाँ लाकर दे दिया। ठीक, अब इस इलेक्ट्रॉन को आगे पास किया जाएगा कॉम्प्लेक्स थर्ड के अंदर, साइटोक्रोम बी, फिर साइटोक्रोम बी से साइटोक्रोम C1 जाएगा। अब साइटोक्रोम C1 से फिर देखो इलेक्ट्रॉन को उठा लिया, किसने उठा लिया, साइटोक्रोम सी ने। अभी तो बताया था मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर होता है साइटोक्रोम सी। और ये उठाकर क्या करेगा, इसको उठाकर कहाँ लेकर आएगा, देखिए यहाँ पर लेकर आया, इसने लेकर आया, किसको दे दिया, साइटोक्रोम, हमारा जो कॉम्प्लेक्स फोर्थ है, इस कॉम्प्लेक्स फोर्थ के पास लेकर चला आएगा। और कॉम्प्लेक्स फोर्थ के अंदर क्या होते हैं, साइटोक्रोम ए, साइटोक्रोम A3 एंड 2 कॉपर सेंटर। ये देखो कॉपर सेंटर, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, 2 कॉपर सेंटर यहाँ पर होते हैं। तो ये आपको दिख रहे हैं कि 2 कॉपर सेंटर है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा, ये साइटोक्रोम सी ने क्या किया बताओ, इलेक्ट्रॉन को उठाया और लाकर किसको दे दिया, कॉम्प्लेक्स फोर्थ को दे दिया। कॉम्प्लेक्स फोर्थ में इसको किसने रिसीव किया, कॉपर ने रिसीव किया। कॉपर ने उठाकर साइटोक्रोम ए को दिया, साइटोक्रोम A3 पे गया, फिर कॉपर दूसरा जो कॉपर सेंटर है उसके पास गया। तो इस तरीके से कॉम्प्लेक्स फोर्थ के अंदर इलेक्ट्रॉन पास कर रहा है। ठीक है, तो इस दौरान अगर हम बात करें तो यहाँ देखिए, इस इलेक्ट्रॉन को तो ट्रांसफर कर दिया इधर इसने यूबीक्विनोन ने, और इसके पास जो हाइड्रोजन था उसको कहाँ भेज दिया इन्होंने, ये देखिए अंदर भेज दिया, किसके अंदर, इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस में। तो यहाँ पर फिर आपका क्या हुआ, H+ आयनिक स्टोर हो गया। ठीक, फिर ये देखो, अब इसको तो भूल ही गए आप, कॉम्प्लेक्स सेकंड को तो भूल ही गए। ये कॉम्प्लेक्स सेकंड क्या होता है आपका, FADH2 डिहाइड्रोजिनेज। ये FADH2 डिहाइड्रोजिनेज किसका लेगा, तो FAD को, ये FADH2 को FAD+ में कन्वर्ट कर देगा, क्योंकि FAD+ की भी तो जरूरत है बच्चे। ठीक है, तो FADH2 को ये FAD+ में दोबारा से कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो आपका FADH2 का जो इलेक्ट्रॉन है ये देखिए उठा कर ले आया, ये कहाँ लेकर आ गया, कॉम्प्लेक्स थर्ड, कॉम्प्लेक्स सेकंड ने उठा लिया इलेक्ट्रॉन, और इस कॉम्प्लेक्स सेकंड से उस इलेक्ट्रॉन को किसने ले लिया, ये देखो उस इलेक्ट्रॉन को ले लिया यूबीक्विनोन ने। और किसको ले जाकर दे दिया, यहाँ देखिए ये रास्ता चल रहा है इधर, यूबीक्विनोन ने उस इलेक्ट्रॉन को दे दिया, किसको, कॉम्प्लेक्स थर्ड को दे दिया। और कॉम्प्लेक्स थर्ड इसके भी इलेक्ट्रॉन को कहाँ भेज देगा, अंदर भेज देगा। और ये हाइड्रोजन आयन इसने कहाँ डाल दिया, ये देखिए इसका जो हाइड्रोजन आयन था उसको इन्होंने अंदर डाल दिया इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस में। तो इस तरीके से एक बात हमको समझ में आई क्या, देखो ये कॉम्प्लेक्स फर्स्ट है और ये कॉम्प्लेक्स सेकंड है, ये दोनों अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे रहे हैं, कॉम्प्लेक्स थर्ड को दे रहे हैं। देख रहे हैं यहाँ पे, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट ने भी थर्ड को दिया, सेकंड ने भी थर्ड को दिया, फिर थर्ड किसको देगा, थर्ड फिर आगे चलकर फोर्थ को देगा। और थर्ड और फोर्थ के बीच में इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करने का काम कौन कर रहा है, साइटोक्रोम सी कर रहा है। क्या कर रहा है, साइटोक्रोम सी। तो एक काम हम साइटोक्रोम सी का कुछ और भी नाम दे सकते हैं। क्या नाम दे सकते हैं, साइटोक्रोम सी ने क्या किया बताओ, कॉम्प्लेक्स थर्ड से इलेक्ट्रॉन उठा लिया
और किसी से अगर एक इलेक्ट्रॉन उठाया जा रहा है, मतलब क्या किया जा रहा है, उसको ऑक्सीडाइज किया जा रहा है। इस साइटोक्रोम सी ने क्या किया, कॉम्प्लेक्स थर्ड को ऑक्सीडाइज कर दिया। क्यों? क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन उठा लिया उन्होंने। तो साइटोक्रोम सी को हम कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स थर्ड ऑक्सीडेज, कॉम्प्लेक्स थर्ड को ऑक्सीडाइज करने वाला। ठीक है, और इस साइटोक्रोम सी ने ये जो इलेक्ट्रॉन उठाया है, इसको कहां उठा के डाल दिया बताओ, कॉम्प्लेक्स फोर्थ में डाल दिया। और कॉम्प्लेक्स फोर्थ में अगर इसने इलेक्ट्रॉन डाल दिया तो कॉम्प्लेक्स फोर्थ का क्या कर दिया, कॉम्प्लेक्स फोर्थ का इसने रिडक्शन कर दिया। क्या कर दिया, रिडक्शन कर दिया। इसीलिए हम साइटोक्रोम सी को एक नाम और दे सकते हैं, क्या कह सकते हैं, कॉम्प्लेक्स फोर्थ रिडक्टेज, कॉम्प्लेक्स फोर्थ रिडक्टेज। अब सर आप नाम छोड़िए, हम अपने आप से देते रहेंगे, ठीक, क्योंकि हमें समझ में आ गया कि इलेक्ट्रॉन कैसे मूव कर रहा है, नाम अपने आप हम देते रहेंगे। देख रहे हैं बच्चे? तो इस तरीके से क्या होगा, देख लो, इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ता चला जा रहा है और H प्लस आयन स्टोर होते चले जा रहे हैं। देख रहे बच्चे? देखिए यहाँ पर भी एक H प्लस आयन आपने अंदर भेज दिया, यहाँ पर इस स्टेप में, इस इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर में आपने क्या किया, बाहर से H प्लस को उठाकर अंदर डाल दिया, 2 H प्लस यहाँ पर, 4 H प्लस यहाँ पर। तो इस तरीके से क्या होगा, यहाँ पर H प्लस आयन बढ़ते हुए चले जाएंगे अंदर, और धीरे धीरे जैसे जैसे स्टेप चलेगा वैसे वैसे H प्लस आयन बढ़ते चले जाएंगे। और जब यहाँ पर H प्लस आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी तो क्या होगा, वो यहाँ से पास होना चाहिए। उसके वहां तक जाने से पहले एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, वो क्या है, देखिए यहाँ पर जो आपसे पूछा जाता है, अब ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पास होकर आ रहा है, देखो यहाँ तक तो इलेक्ट्रॉन पास होकर आ गया। अब इस इलेक्ट्रॉन का इसके बाद क्या होगा बच्चे, इसके बाद इस इलेक्ट्रॉन को, ये देखिए इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ ले लिया गया। किसने ले लिया इस इलेक्ट्रॉन को, ऑक्सीजन ने। देखो, तो फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है, ऑक्सीजन। ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं, इसको हम बोलते हैं फाइनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को इधर से लेगा, H प्लस को इधर से लेगा, फाइनली ये हाइड्रोजन क्या करेगा, एक्सेप्ट कर रहा है और पानी बना रहा है। देख रहे हैं यहाँ पर पानी बना रहा है। तो हमारी एनसीईआरटी बोलती है कि फाइनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर, कोई दिक्कत नहीं है, बोल सकते हैं सर फाइनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर से, H प्लस इधर से, प्रोटॉन इधर से, इलेक्ट्रॉन इधर से, तो हाइड्रोजन ही तो ले रहा है ना ये फाइनली तो। और हाइड्रोजन लेकर क्या कर रहा है बताओ, H2O बना रहा है। ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन लेकर H2O बना रहा है। तो हमारी एनसीईआरटी इसको बोलती है कि इट इज ए फाइनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर। लेकिन अगर पूछा जाए कि फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है, तब भी कह देना कौन, ऑक्सीजन। ये जो इलेक्ट्रॉन इस साइकिल से जो चलते हुए आ रहे हैं बच्चे ना, इस इलेक्ट्रॉन को फाइनली किसने ले लिया, ऑक्सीजन ने ले लिया। अब हमें समझ में आया सर कि हम एरोबिक रेस्पिरेशन पढ़ रहे थे और कहीं भी ऑक्सीजन का काम देखा ही नहीं हमने। कहीं देखा क्या आपने, क्रेब्स साइकिल में कोई ऑक्सीजन नहीं यूज हुई, लिंक रिएक्शन में कोई ऑक्सीजन नहीं यूज हुई, ग्लाइकोलिसिस की बात ही छोड़ दीजिए, वो तो खुद ही में एनारोबिक स्टेप है एक। ठीक, तो अगर हम देखें पूरा स्टेप हो गया, कहीं ऑक्सीजन यूज नहीं हुई, तो ऑक्सीजन यूज कहां पर होती है, ऑक्सीजन यहाँ पर फाइनल स्टेप में यूज हो रही है। और वो क्या काम कर रही है, इट इज एक्टिंग एज ए फाइनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर या फिर फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। जो आंसर आएगा टिक करना आप, ठीक, दोनों मैंने बता दिया आपको। और क्या बनाएगी, पानी बनाएगी। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है ऑक्सीजन, फाइनल स्टेप में आने के बाद भी क्यों इतना इंपॉर्टेंट हो गई है, क्यों? क्योंकि देखो बच्चे, ये यहाँ से फाइनली क्या कर रही है, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते रह रही है, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है, तभी तो ये साइकिल चल रही है। और ये साइकिल चल रही है इसीलिए तो बार बार ये NAD प्लस FAD+ बन रहे हैं और वो दोबारा यूज हो रहे हैं। अगर यहाँ पर केवल ये ऑक्सीजन नहीं होता तो ये साइकिल बंद, और ये साइकिल बंद तो NAD प्लस FAD+ तुम्हारा, तो एक बार जो NADH2 FADH2 बन जाता, दोबारा वो NAD प्लस FAD+ में कन्वर्ट नहीं हो पाता, दोबारा प्रोसेस नहीं चल पाता। ठीक है, इसीलिए बोलते हैं कि ऑक्सीजन एक्ट एज ए फाइनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर, और इस तरीके से क्या कर रहा है, वो पूरी साइकिल को चलाता है। और इलेक्ट्रॉन को मूव करने के लिए इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इस इलेक्ट्रॉन को मूव करने के लिए इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहां से आ रही है, वो इस ऑक्सीजन की वजह से आ रही है, क्योंकि ऑक्सीजन इनको फाइनली क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। इसीलिए पूरी चेन चल रही है और ये मूव करते चले जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, इसलिए हमारी ऑक्सीजन जो है हाईली यूजफुल है। और ये एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या रोल है इसका हमने देख लिया। ठीक है, अब देखिए अब क्या होगा, देखो इधर तो ये वाटर बन गया, ठीक है, ऑक्सीजन एक्सेप्ट कर लिया, और इसी प्रोसेस के दौरान जो यहाँ पर H+ इकट्ठा हुए, उन H+ का हम क्या करेंगे बताओ, यहाँ पर लार्ज अमाउंट में जो H+ इकट्ठा हुए, उन H+ को हम फिर क्या करते हैं, जैसे इस इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस में कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, किसके रेस्पेक्ट में, इन द रेस्पेक्ट ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के रेस्पेक्ट में, पहले यही बताया था मैंने। तो ये क्या होंगे, अभी H+ क्या होंगे, पास करना शुरू कर जाएंगे, कहां से, तो F0 पार्ट जो है, F0 पार्ट इसको ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल प्रोवाइड करेगा, और F1 क्या करेंगे, देखो ये F1 ये रोटेट करेगा, और ये रोटेट करके क्या करेगा, ये हर 2 H+ आयन, हर 2 H+ के आयन के पास होने के बाद एक बार रोटेट करेगा और एक ATP बना कर देगा। हर 2 H+ पास करेंगे, एक बार रोटेट करेगा, एक ATP बना कर देगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये काम चलता रहेगा। यहां से एक चीज और हम समझ सकते हैं बच्चे, हमारी एनसीईआरटी लिखती है कि जो एक NADH2 होता है, ठीक है, वो 3 ATP बनाकर देता है जब जाता है ATS में,
और जब एक FADH2 जो आपका है जब वो ETS में जाता है तो वो 2 ATP बना कर देता है। तो इस कॉन्सेप्ट को भी आप यही समझ सकते हो। देखो एटीपी ETS में जो ATP का फॉर्मेशन है वो किस पे डिपेंड करेगा बताओ, कितना H+ इकट्ठा हुआ है। जितना ज्यादा H+ इकट्ठा होगा उतनी ज्यादा ATP बनेगी, क्योंकि ATP का बनना तो देख ही रहे हो आप, H+ के मूवमेंट पे डिपेंड कर रहा है। हर 2 H+ मूव कर रहा है एक ATP बन रही है, हर 2 H+ मूव कर रहा है एक ATP बन रही है। ठीक है, तो यहां पर हमसे अगर पूछा जाए कि इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि 3 ATP एक NADH2 बना सकता है या फिर एक FADH2 2 ATP बना सकता है, तो यहां देखो बच्चे जब NADH2 आ रहा है ETS में, देखिए यहाँ पर जब NADH2 यूज में आ रहा है हमारे, तो NADH2 क्या कर रहा है यहाँ पर 4, ये तो है ही है, तो ये 3 जगह पर देख रहे हो H+ आयन को स्टोर कर रहा है, 3 जगह 3 बार H+ आयन स्टोर हो रहा है जब NADH2 आ रहा है, तो मतलब ज्यादा H+ आयन स्टोर हो रहा है। ठीक, और वहीं जब आपका FADH2 आएगा तो FADH2 सोचो एक यहाँ पे करेगा एक यहाँ पे करेगा, तो ये FADH2 आएगा तो कम H+ स्टोर कर पाएगा, और कम H+ स्टोर कर पाएगा तो कम ATP बनाएगा। और NADH2 वहीं आ रहा है तो क्या कर रहा है, ज्यादा H+ आयन स्टोर कर रहा है यहाँ पर। ठीक, 3 पॉइंट पर 3 जगह पर स्टोर कर रहा है, तो ज्यादा H+ स्टोर कर रहा है ज्यादा ATP बनाएगा, ये कम H+ स्टोर कर पा रहा है तो कम ATP बनाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो हमने बच्चे ATP बनाई है, जो फॉस्फोराइलेशन हुआ है, ATP का जो फॉर्मेशन हुआ है बच्चे, उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। क्यों ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की वजह से वो H+ स्टोर हो पाया है, और उसी की वजह से क्या हुआ ATP बनी है, इसीलिए हम बोलते हैं इसको ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। क्या हुआ यहाँ पर देखिए, अगर एक बार गौर करें तो यूबिक्विनोन और FMN ने क्या किया बताओ, H+ आयन को उठा उठा के भर दिया कहाँ पे, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में। ठीक है, इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस में इन दोनों ने मिलकर क्या किया, आपने देखा था उस साइकिल में पूरा, इन्हीं दोनों ने मिलकर क्या किया, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में H+ भर दिया, और H+ के भरने से की वजह से क्या हुआ, दिस लीड्स टू इंक्रीज H+ आयन कंसंट्रेशन उस पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में। ठीक है, ये हमारा ये इनर मेम्ब्रेन आउटर मेम्ब्रेन पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस और हमारा मैट्रिक्स, इसमें क्या हो गया तुम्हारा H+ आयन कंसंट्रेशन बढ़ गई। इससे क्या होता है, दिस क्रिएट अ प्रोटॉन ग्रेडियंट, यहाँ पर प्रोटॉन ग्रेडियंट तो बनी गया, यहाँ पर हाई यहाँ पर लो, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी जनरेट हो गया। क्यों, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो गए ना, तो एक तरह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ गया प्लस माइनस वाला। ठीक, और ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरेट हुआ है और ये जो प्रोटॉन ग्रेडियंट यहाँ बना है, ठीक, इसको हम मिलाकर बोलते हैं प्रोटॉन मोटिव फोर्स। इसको क्या बोलते हैं, कंबाइनली बोलते हैं प्रोटॉन मोटिव फोर्स। ठीक है, प्रोटॉन ग्रेडियंट और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरेट हुआ है, दिस इज कंबाइनली कॉल्ड प्रोटॉन मोटिव फोर्स। और यही फोर्स रेस्पॉन्सिबल होगी किस चीज के लिए, H+ आयन के पास होने के लिए, क्योंकि इधर पॉजिटिव है निगेटिव है ऐसे भी कह सकते हो आप। ठीक है, ये भी आपको हेल्प करेगा टुवर्ड्स द ग्रेडियंट मूव करने में। ठीक है, तो ये क्या करेगा बताओ, इस प्रोटॉन मोटिव फोर्स की वजह से क्या होगा, H+ आयन जो होगा जो पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस में, वो कहाँ चला जाएगा, इट विल रिटर्न टू मैट्रिक्स, तो दोबारा मैट्रिक्स में चला जाएगा। और मैट्रिक्स में कैसे जाता है, देखो ये पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस है, यहीं पर तो H+ पड़ा हुआ है, ये मैट्रिक्स में कैसे जाता है, तो F0 पार्ट देख रहे हो, F0 इसको रास्ता देगा, F0 क्या कर रहा है, इसको रास्ता दे रहा है पास होने के लिए, और पास होकर ये कहाँ निकल गया आपका, ये मैट्रिक्स में चला गया। ठीक है, देखिए मैट्रिक्स हो, और मैट्रिक्स की तरफ जो F1 पार्टिकल है वो क्या करेगा, हर 2 H+ आयन के पास होने पर रोटेट करेगा, रोटेट करने से क्या होगा, ATP बनते चली जाएगी। तो इस तरीके से आप ATP बना लोगे। और ये जो ATP के फॉर्मेशन का जो तरीका है, इसको हमने क्या बोला, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। क्यों, क्योंकि ऑक्सीडेशन रिडक्शन की जो एनर्जी है उसी की वजह से आप क्या कर पाए हो, H+ को स्टोर कर पाए हो, और उसकी H+ की स्टोर होने की वजह से क्या हुआ है, आपका ATP बना है। अगर अभी तक की नॉलेज के हिसाब से आपसे पूछा जाए कि हमारा जो एरोबिक रेस्पिरेशन हमने जो देखा है बच्चे, ग्लाइकोलिसिस, लिंक रिएक्शन, क्रेब्स साइकिल, ETS पूरा देख लिया आपने, तो अगर आपसे पूछा जाए किस तरीके का प्रोसेस आपको लगता है, तो आप तुरंत बोलोगे कैटाबोलिक, क्योंकि अभी तक आपने बस टूटते हुए देखा हर चीजें। लेकिन अगर हम देखें बच्चे, हमारा जो रेस्पिरेशन होता है ये एम्फीबोलिक प्रोसेस होता है, यहाँ पर चीजें बनती भी हैं और टूटती भी हैं। टूटना तो आपने देख लिया, अब हम देखेंगे यहाँ पर बनता कैसे है, यहाँ पर चीजें नया प्रोडक्ट कैसे बन रहा है, तो उसके लिए देखते हैं बच्चे। अगर हम बात करें क्रेब्स साइकिल की बच्चे, तो क्रेब्स साइकिल में याद है आपको, हमने एसिटिल कोएंजाइम ही लेकर आए थे वहां पर। ठीक है, या फिर अगर लिंक रिएक्शन का प्रोडक्ट था हमारा एसिटिल कोएंजाइम है, तो जब हमारी सेल को
अगर हमारी सेल को क्या बनाना है, फैटी एसिड, हमारी सेल कह दो, प्लांट की सेल कह दो, एक बात याद रखना, जो भी आपने यहाँ पर पढ़ा है रेस्पायरेशन, ये केवल प्लांट का रेस्पायरेशन नहीं है, ये ह्यूमन में भी ऐसे ही चल रहा है, एनिमल्स में भी रेस्पायरेशन ही होता है, हर एक सेल ऐसे ही काम कर रही है, इस चीज को तो आप याद रखना आप, ठीक है। तो अगर हमारी सेल को या फिर प्लांट की सेल को क्या करना, अगर फैटी एसिड बनाना है, जिब्रेलिक एसिड बनानी है, टर्पीन्स बनाना है, फ्लेवोनॉइड्स बनाना है, तो इन सब चीजों को बनाने के लिए क्या करती है, जब जरूरत पड़ेगी बनाने की सेल को, तो सेल क्या करेगा, जो लिंक रिएक्शन के अंदर आपने देखा था बच्चे एसिटिल कोएंजाइम में बना था, अब वो लिंक रिएक्शन वाला एसिटिल कोएंजाइम में कहाँ जाएगा, क्रेब्स साइकिल में जाएगा। लेकिन क्रेब्स साइकिल में जाने से पहले ही क्या किया जाएगा, उस एसिटिल कोएंजाइम ए को वहीं से उठा लिया जाता है। लिंक रिएक्शन हुआ, एसिटिल कोएंजाइम बना, उठा लिया वहीं से, क्रेब्स साइकिल में गया ही नहीं वो कभी। और किस चीज के लिए यूज कर लिया सेल ने उसको यूज कर लिया फैटी एसिड बनाने के लिए, जिब्रेलिक एसिड बनाने के लिए, इन सब चीजों के लिए उसको यूज कर लिया। यानी एक बात समझ में आई सर, हमारा ये जो हमारा रेस्पायरेशन का जो पाथवे है, इसके जो एलिमेंट हैं, ये दोनों चीजों में देखने को मिल रहे हैं, ये बनाते समय भी यूज आ रहे हैं और तोड़ते समय भी यूज आ रहे हैं। इसीलिए बोला जाता है कि हमारा जो रेस्पायरेशन है ये एम्फीबॉलिक प्रोसेस है, क्योंकि इसके जो प्रोसेस हैं वो दोनों तरह के स्टेप्स में है, वो देखने को मिलेंगे आपको, एनाबोलिज्म में मिलेगा और कैटाबोलिज्म में भी मिलेगा आपको, ठीक है। और क्या क्या करना आपको, देखो, तो अगर हमारी सेल को एमाइनो एसिड बनानी होती है, ग्लूटामिक एसिड बनानी है अगर, या फिर कोई भी अगर आपको एमाइनो एसिड सेल को बनानी है, तो उस एमाइनो एसिड को बनाने के लिए हमारी सेल क्या करती है, इस रेस्पायरेटरी पाथवे में, याद करो क्रेब्स साइकिल में अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड बनाई थी हमने, ठीक है, तो उस अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड को वहीं से उठा लिया जाएगा, क्या करने के लिए, चलो एमाइनो एसिड बनाने के लिए चलते हैं तुमको। अब वो अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड वहीं से हट गई, मतलब कि उसके बाद सक्सिनिल कोएंजाइम है, सक्सिनिक एसिड, मैलिक एसिड, ये सारी चीजें नहीं बनेंगी, वो प्रोसेस वहीं ठप बंद हो गया, वो जो चल रहा था वहां से चला जाएगा वो एमाइनो एसिड बनाने के लिए अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड, ये इसका मतलब होता है बच्चे, ठीक है। वहीं पर जब हमारी सेल को क्या बनानी होगी, प्लांट की सेल को बनानी है, मान लो क्लोरोफिल बनाना है उनको, साइटोक्रोम बनाना है, फाइटोक्रोम बनाना है, तो क्या करेंगे, जो सक्सिनिल कोएंजाइम ए बना था, याद करो क्रेब्स साइकिल में, उस सक्सिनिल कोएंजाइम ए से भी सक्सिनिक एसिड बननी थी, मैलिक एसिड बननी थी, फ्यूमेरिक एसिड बननी थी, बहुत कुछ बनना था। लेकिन जैसे सेल को जरूरत पड़ेगी क्लोरोफिल बनाने की, साइटोक्रोम बनाने की, फाइटोक्रोम बनाने की, तो सेल क्या करेगी, उस क्रेब्स साइकिल से उस सक्सिनिल कोएंजाइम ए को उठवा लेगी, वहां से कहेगी बस इस प्रोसेस को रोको और इस प्रोसेस को रोको और हम तुम्हारी सक्सिनिल कोएंजाइम से क्या बनाएंगे, क्लोरोफिल, साइटोक्रोम, फाइटोक्रोम, इन सब चीजों को बनाएंगे, ठीक है। वहीं अगर क्या करेंगे, वहीं अगर हमारी सेल को क्या बनाना है, अमाइनो एसिड, एल्केनॉइड्स, ये सब बनाने होंगे, तो क्या करेगी, वो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड को उठा लेगी वहां से, ठीक है। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड जो फर्स्ट हमारा एलिमेंट था क्रेब्स साइकिल का, उसको वहीं से उठा लिया जाएगा, कहेंगे नहीं चलो तुम अब चलते हैं तुम्हें कहाँ लेकर, अमाइनो एसिड बनाने के लिए, एल्केलॉइड्स बनाने के लिए। तो यानी हमें समझ में आ गया हमारे जो ये रेस्पायरेशन के जो स्टेप्स हैं, ये कैटाबोलिज्म के टाइम पर भी देखने को मिलेंगे आपको और एनाबोलिज्म में भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। इसीलिए बोला जाता है कि हमारा जो रेस्पायरेशन है ये एम्फीबॉलिक पाथवे है। ये बच्चे केवल ये बनाने की बात नहीं है, अब जब हमारी जो ये फैटी एसिड है, ये फैटी एसिड जब एंटर करेगी किस चीज में, इसका जब ब्रेकडाउन होगा, तो इस फैटी एसिड का ब्रेकडाउन ग्लूकोज के जैसे नहीं होगा, समझ रहे बात आप, फैटी एसिड का ब्रेकडाउन ग्लूकोज के जैसे नहीं हुआ, ऐसे ग्लूकोज को किसमें कन्वर्ट किया था, ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, वैसे काम नहीं चलेगा आपका फैटी एसिड के साथ। फैटी एसिड को कन्वर्ट कर देंगे एसिटिल कोएंजाइम में, और एसिटिल कोएंजाइम मतलब क्या, लिंक रिएक्शन कंप्लीट, और एसिटिल कोएंजाइम में डायरेक्ट कहां एंटर कर जाएगा, क्रेब्स साइकिल में। आ रही बात समझ में, तो जिस तरीके से बनाए जा रहे हैं उसी तरीके से एंटर भी करेंगे आपके जब ब्रेकडाउन होगा इनका। तो इसके लिए हमारी एनसीईआरटी बहुत अच्छा डायग्राम बनाकर देती है, हमें एक फ्लो चार्ट बनाया हुआ है, देखते हैं क्या फ्लो चार्ट बता रहा है वो, ठीक, देखिए आप, देखिए फैट है, फैट को थोड़ा फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में उनके मोनोमर में तोड़ दिया। अब ये ग्लिसरॉल आपका इस ग्लूकोज के जैसे पूरे स्टेप को फॉलो करके नहीं जाएगा आपके रेस्पायरेशन के लिए, एरोबिक रेस्पायरेशन के, बल्कि क्या हुआ, ये ग्लिसरॉल को कन्वर्ट कर देंगे डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ठीक है, और ये इस स्टेप पे डायरेक्टली एंटर करेगा, इतने स्टेप इसके स्किप हो गए। उसी तरह इसका जो फैटी एसिड कंपोनेंट था, फैटी एसिड इन सबको स्किप कर देगा, वो फैटी एसिड डायरेक्ट क्या बनाएगा, एसिटिल कोएंजाइम में, और डायरेक्ट एंटर कर जाएगा क्रेब्स साइकिल में। इसी तरह अगर हम बात करें प्रोटीन की, तो प्रोटीन को तोड़ोगे अमाइनो एसिड में, और अमाइनो एसिड तो कई तरह की होती हैं, 20 तरह की अमाइनो एसिड हमें पता है। अब वो जो अमाइनो एसिड होगी, ठीक है, वो अमाइनो एसिड जिस किसी से बनी होगी वो उस स्टेप पर, मान लो ग्लूटामिक एसिड है, तो ग्लूटामिक एसिड को बनाने के लिए चाहिए होता है अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड,
पढ़ोगे आप, ट्रांसएमाइनेशन, रिडक्टिव एमाइनेशन, ये सारी चीजें बताई जाएंगी आपको। तो रिडक्टिव एमाइनेशन में हमारी ग्लूटामिक एसिड बनती है, उसको बनाने के लिए क्या चाहिए होता है, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड। तो जब अगर मान लो ये जो प्रोटीन टूटा और इससे अगर ग्लूटामिक एसिड बनी, तो ग्लूटामिक एसिड डायरेक्ट एंटर करेगी क्रेब्स साइकिल में, डायरेक्ट क्रेब्स साइकिल में। वो कहां पे, किस लेवल पर, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड के लेवल पर, और वहां से आपका प्रोसेस शुरू होगा। अगर कोई दूसरी यहां पर आपको अमाइनो एसिड मिली है तो वो अपने जैसे पायरुविक एसिड से बनी हुई है तो पायरुविक एसिड के लेवल पर एंटर करेगी। तो इस तरीके से बच्चे जो भी अमाइनो एसिड बनी होगी वो उस लेवल पर जाकर एंटर कर जाएगी, क्योंकि अलग अलग अमाइनो एसिड अलग अलग चीज से बनी है, तो वहां पर डायरेक्ट एंटर करेंगे आपके। इसी तरह ये देखो आप, तो यानी हमें समझ में आ गया सर, हमारा जो रेस्पिरेशन है ये एम्फीबोलिक पाथवे है, और इसमें क्या होता है, चीजें बनती भी हैं और टूटती भी हैं, ठीक है, और जो जैसे बनेगा उसी तरीके से एंटर करेगा। फैटी एसिड एसिटिल कोएंजाइम ए से बना है, तो जब ये टूटेगा तो एसिटिल कोएंजाइम ए के लेवल पर ही ऐड होगा आपके रेस्पिरेशन पाथवे में। तो हमने बच्चे पूरा जो एरोबिक रेस्पिरेशन था वो देख लिया, ग्लाइकोलिसिस कराई, फिर लिंक रिएक्शन कराया, फिर क्रेब्स साइकिल कराया, लास्ट में ईटीएस चलाया हमने। तो हमें पता है बच्चे कि ग्लाइकोलिसिस के दौरान भी क्या बना था, NADH बना था, ठीक है। आपका यहाँ पर भी NADH बना था, ठीक, और यहाँ पर भी NADH बना था। तो ये जो NADH बने हैं आपके ग्लाइकोलिसिस में, लिंक रिएक्शन में, क्रेब्स साइकिल में, इन सारे NADH का क्या होने वाला है, इन सारे NADH को कहाँ जाना है, ईटीएस में जाना है। कहाँ जाने दो, ईटीएस में जाना है। और क्या करने के लिए, ताकि इस NADH के अंदर जो ATP है, इससे जो ATP बन सकती है उसको बना पाए, और दोबारा से इस NADH2 को NADH प्लस H+ को हम किस में कन्वर्ट कर पाए, NAD+ में कन्वर्ट कर पाए, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ऐसे हमें ईटीएस जो है इस तरीके से NADH को दोबारा NAD+ में कन्वर्ट करके देगा, ठीक है, और इससे जो ATP बनेगी वही बनेगी। तो यहाँ पर जो आपको गौर करना है वो ये है बच्चे कि ग्लाइकोलिसिस में जो आपका NADH2 बना, ठीक है, यहाँ पर जो NADH बना आपका वो NADH, और यहाँ पर भी NADH बनेगा। तो जैसे यहाँ पर ग्लाइकोलिसिस कंप्लीट होगी तो ग्लाइकोलिसिस के बीच में ही क्या होता है, मीडियम स्टेप्स में NADH बन गया था। अब वो जो NADH यहाँ पर बनता है बच्चे, वो ये नहीं वेट करेगा कि लिंक रिएक्शन चले और लिंक रिएक्शन का भी NADH बने, और फिर क्रेब्स साइकिल चले और क्रेब्स साइकिल का भी NADH बने, और जब सारे NADH बन जाएं तो फिर हम एक साथ कहां जाएं, एक साथ हम ईटीएस के लिए जाएं, ठीक है। ये ऐसा किसी तरीके का किसी का भी कोई वेट नहीं करता है, ठीक है, बल्कि क्या होता है यहाँ पर, जैसे ग्लाइकोलिसिस हो रही है, जैसे NADH बनेगा तुरंत NADH कहां एंटर कर जाएगा, ईटीएस में तुरंत। अभी लिंक रिएक्शन हुआ कि नहीं हुआ कोई मतलब नहीं है, उधर लिंक रिएक्शन का जैसे NADH बनेगा वो NADH तुरंत एंटर कर जाएगा ईटीएस के अंदर। आई बात समझ, तो कहीं ना कहीं से ये बहुत ही फास्ट कन्वर्जन हो रहा है, NADH2 का NAD+ में जो कन्वर्जन है यहाँ पर हमारे एरोबिक रेस्पिरेशन में बहुत ही फास्ट होता है सर। वो बनते नहीं है, तुरंत ईटीएस में एंटर कर जाते हैं, तुरंत उनका कन्वर्जन हो जाता है, ठीक है। तो ये एक चीज हमें समझ में आ गई सर कि ये जो एक दूसरे का वेट नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं है कि इसका NADH यहाँ जाएगा, फिर इसका NADH यहाँ जाएगा, फिर एक साथ सारे कलेक्ट होंगे फिर ऐसे आएंगे, नहीं ऐसा नहीं है, बल्कि जो जहां बना वहीं से तुरंत ईटीएस में एंटर कर जाएंगे, ठीक है। अब देखो एक बात समझ में, देखिए दोबारा हमें यहाँ किस चीज पे फोकस करना है वो देखो आप। लिंक रिएक्शन कहां चलती है बताओ, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। क्रेब्स साइकिल कहां चलती है बताओ, ये भी माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, ठीक है। और ईटीएस कहां चल रहा है, तो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में। ये देखिए ये मैट्रिक्स में चल रही है दोनों चीजें, और यहाँ पर ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, यहाँ पर ईटीएस चल रहा है। तो लिंक रिएक्शन में जो NADH2 बना है, क्रेब्स साइकिल में जो NADH2 बना है, FADH2 बना है, उनका इस ईटीएस में एंटर होना बहुत ईजी है। यहाँ पर है मैट्रिक्स में, मैट्रिक्स से यूज हो जाएंगे, मैट्रिक्स में मैट्रिक्स से यूज हो जाएंगे। तो ये बात हमको समझ में आ गई, बहुत ही ईजी काम है ये तो, ठीक है। लेकिन दिक्कत कहां पर है, दिक्कत है आपके किसके साथ, अगर हम बात करें अपनी, ये देखो ये हमारी सेल है, इस सेल का ये न्यूक्लियस हो गया, ये सेल का साइटोप्लाज्म। तो ग्लाइकोलाइसिस का जो NADH2 है वो कहाँ बना है बताओ बच्चे, वो बना आपके साइटोप्लाज्म में। और जब वो साइटोप्लाज्म में बना है तो अब उसको अगर आप क्या करना चाहते हो, उसको अगर ईटीएस में एंटर कराना चाहते हो तो इसको पहले साइटोप्लाज्म से उठाकर इस NADH2 को लेके जाओगे यहाँ पे, कहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर लेके जाओगे, मैट्रिक्स में लेके जाओगे, तो ये इनर मेम्ब्रेन में फिर ईटीएस में एंटर करेगा। जब एंटर करेगा तो यहाँ से NAD+ बनेगा, तो उस NAD+ को दोबारा यहाँ से उठा के फिर बाहर लेकर आओगे, तब जाकर वो ग्लाइकोलिसिस में दोबारा NAD+ जो है वो यूज हो पाएगा, NAD+ का दोबारा आप यूज कर पाओगे। तो कहीं ना कहीं देखो बहुत ही ये कॉम्प्लिकेटेड सा सर प्रोसेस लग रहा है। क्यों कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, क्योंकि उस NADH2 को यहाँ से लेकर जाना है अंदर, फिर उसको NAD+ में कन्वर्ट करना है, NAD+ में कन्वर्ट करने के बाद फिर उसको बाहर निकाल के लेके आना है, तब जाकर वो दोबारा से ग्लाइकोलिसिस में यूज हो पाएगा, ठीक है। तो हमारी सेल को ये बार बार इस NADH2 को अंदर बाहर ना भेजना पड़े, उसके लिए हमारी सेल ने एक नया तरकीब खोजा हुआ है,
ठीक है, इन्होंने एक ऐसा सिस्टम खोजा है बच्चे जिससे क्या होगा, जिससे कि ये जो ग्लाइकोलिसिस है, ग्लाइकोलिसिस कहाँ चल रही है देखिए यहाँ पे इन्होंने क्या तरकीब खोजी है कि जो हमारी ग्लाइकोलिसिस है, देखिए ये हमारी माइटोकॉन्ड्रिया और ये हमारी साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में जो ग्लाइकोलिसिस हुआ है इसका NADH2 बना है। अब ये क्या करते हैं कि किसी दूसरे सबस्टेंस की हेल्प से वो इस साइटोप्लाज्म में ही इस NADH2 से NAD+ बनवा लेते हैं, ठीक है। और इस NADH2 का जो इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन है वो उस सबस्टेंस की हेल्प से, मान लो X, इस X पे लाद दिया और इसको यहीं पे कन्वर्ट कर दिया, इसको यहीं यूज कर लिया, ठीक। और इस X पे लादने के बाद क्या किया, इस X को उठा के भेज दिया मैट्रिक्स के अंदर। अब ये X मैट्रिक्स के अंदर जाकर क्या करेगा, X मैट्रिक्स के अंदर जाकर क्या करेगा कि आपका जो ये इसका NADH2 का जो इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन था वो यहाँ पर वो रिलीज कर देगा, किसके अंदर, ETS के अंदर। तो अब उससे आप ATP भी बना लोगे इस NADH2 का जो है, क्योंकि ATP बनाने के लिए तो इसका केवल H+ आयन चाहिए आपको स्टोर करने के लिए, तो उससे आप क्या कर लोगे, आराम से ATP बना लोगे, इसके इलेक्ट्रॉन को आप आराम से ट्रांसफर कराओगे ETS में। ऐसी कुछ तरकीब खोजी हुई है ताकि जो NADH2 जहां बना है वहीं पर उसको क्या कर सकें, हम ऑक्सीडाइज करके NAD+ में कन्वर्ट कर पाए, ताकि बार बार हमें अंदर बाहर ना करना पड़े, ठीक है। और इसी मैकेनिज्म को बोलते हैं हम सटल सिस्टम। क्या बोलते हैं, सटल सिस्टम। और इसी वजह से क्या होता है बच्चे, यहीं पर वो दिक्कत आती है कि कभी कभी हमारी सेल क्या करती है, 36 ATP बनाती है, तो कहीं कहीं वो 38 ATP बनाती है। अब ऐसा क्यों होता है कि कब 36 कब 38 ऐसा क्यों हो रहा है, तो वो अभी हम डिस्कस करेंगे। सटल सिस्टम में आपको समझ में आएगा कि कब 36 बनाएगी एक ग्लूकोज से और कब 38 बनाएगी एक ग्लूकोज से, और ये सटल सिस्टम की ही वजह से ऐसा होता है। अगर वही हम प्रोकैरियोट की बात करें तो हमें पता है बच्चे, क्या प्रोकैरियोट के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नाम की तो कोई चीज होती नहीं है, उनमें तो साइटोप्लाज्म के अंदर बाहर आने की कोई बात ही नहीं, क्योंकि हमारे प्रोकैरियोट के अंदर तो कोई मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता ही नहीं है। इनके अंदर यहाँ पर क्या होता है, इनके अंदर मीजोजोम्स पाए जाते हैं, इधर देखिए मीजोजोम्स पढ़ा है आपने, और जो यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया कर रही है वो इनका मीजोजोम कर रहा है। और बताइए ये साइटोप्लाज्म हो गया, यहीं पर ग्लाइकोलिसिस चलेगी और ग्लाइकोलिसिस का जो भी होगा आपका NADH2 तुरंत ही मीजोजोम में एंटर कर जाएगा यहाँ पर, क्योंकि इसको तो मेम्ब्रेन पार करके जाना नहीं है। इसीलिए आपके जो प्रोकैरियोट होते हैं, क्या चीज, हमारे जो प्रोकैरियोट्स हैं, उन प्रोकैरियोट्स में सटल सिस्टम जो है वो एब्सेंट होता है। प्रोकैरियोट के अंदर सटल सिस्टम क्या होगा, एब्सेंट होगा। और ये सटल सिस्टम एब्सेंट होने की वजह से ये हमारे जो प्रोकैरियोट हैं, ये जब भी क्या करेंगे, एक ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन कराएंगे, किसके थ्रू, एरोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू कराएंगे, तो वो हमेशा 38 ATP ही बनाते हैं, क्योंकि उनके अंदर सटल सिस्टम नहीं है। और ये जो 2 ATP कम हो जाते हैं कभी कभी, वो किसकी वजह से होते हैं, कब, जो 38 की जगह 36 कभी कभी बन रहा है, वो किसकी वजह से हो रहा है, तो अभी आपने बताया सर वो सटल सिस्टम की वजह से होता है। अगर वो सटल सिस्टम नहीं होगा तो क्या होगा, जब भी ये ग्लूकोज यूज होगा तो उससे 38 ATP ही बनेगी। अभी सटल सिस्टम से कैसे ऐसा हो रहा है कि 2 ATP कम बन रही है, उसको अभी हम सटल सिस्टम पढ़ेंगे तो देखेंगे। हमारी यूकैरियोटिक सेल में बच्चे 2 तरह के सटल सिस्टम देखने को मिलते हैं, एक आपका है ग्लिसरॉल फॉस्फेट सटल सिस्टम और दूसरा है मैलेट एस्पार्टेट सटल सिस्टम। तो सबसे पहले हम इस ग्लिसरॉल फॉस्फेट सटल सिस्टम की बात करेंगे कि ये किस तरीके से साइटोप्लाज्म में बना हुआ जो NADPH है, NADH2 है, ठीक है, जो कि ग्लाइकोलाइसिस के समय बना हुआ, उसको कैसे ये यूज कर रहा है। देखिए ये देखिए बच्चे, जो सिस्टम मैंने बनाया है यहाँ पर, ये साइटोप्लाज्म है, ये आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ये पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस दिखाया मैंने, और ये हमारा है इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, और इधर ये क्या हो गई हमारी, ये मैट्रिक्स हो गई माइटोकॉन्ड्रिया की, ठीक है। तो इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, देखिए ये सेल हो गया, ये सेल का, ये सेल के अंदर रखी हुई हमारी ये माइटोकॉन्ड्रिया है, और ये साइटोप्लाज्म हो गया, तो ये हमारा साइटोप्लाज्म, और ये हमारी आउटर मेम्ब्रेन, वो मैंने यहाँ दिखाया है, और ये हमारा पेरीप्लाज्मिक पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, इसको मैंने यहाँ दिखा दिया, और ये हमारी इनर मेम्ब्रेन ये हो गई, इसको यहाँ पर दिखा दिया, ठीक है। अब देखिए ये साइटोप्लाज्म में जो ग्लाइकोलिसिस चली है तो उस समय जो NADH2 प्रोड्यूस हुआ है, तो इस साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलिसिस के दौरान बने हुए NADH2 को हम क्या करते हैं, यहीं पर NAD+ में कन्वर्ट कर देते हैं, और इस NAD+ में कन्वर्जन के दौरान जो इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन ये अपना रिलीज किया इस NADH2 ने, उस इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन को हमने किसके साथ बैठा दिया, इस NADPH को दे दिया, इस इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन को जो इसने रिलीज किया
तो यहां पर हमने क्या किया, देखो ये देखो आपका जो NADH2 है, ये NADH2 जो ग्लाइकोलिसिस के समय बना हुआ है, इस NADH2 को हमने यही साइटोप्लाज्म में ही NAD+ में कन्वर्ट कर दिया। और इस NAD+ में कन्वर्जन के दौरान जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन जो इसने रिलीज किया, इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन है जो इसने रिलीज किया अपना, खुद ऑक्सीडाइज हो गया, और इसने जो रिलीज किया है उसको किसने एक्सेप्ट कर लिया, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, जो कि हमारा कहां पड़ा हुआ है, साइटोप्लाज्म में पड़ा हुआ है। और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट इसके रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट, इसके इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करके कन्वर्ट हो जाएगा ग्लिसरॉल फॉस्फेट में। किसमें, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट को कन्वर्ट कर दिया हमने ग्लिसरॉल फॉस्फेट में। और ये जो ग्लिसरॉल फॉस्फेट है, ये इस हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन को, इस रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट्स को लेकर चला जाएगा कहां पर, यहां आ गया आपके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आकर क्या करेगा, यहां पर आकर ये दोबारा से क्या करता है, यहां पर अपना ये इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन जो इसने यहां पर एक्सेप्ट किया था, वो यहां पर दोबारा वो रिलीज कर देगा। और यहां पर उस इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन को कौन एक्सेप्ट कर लेता है, इसको एक्सेप्ट करता है FAD+, जो कि हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में है FAD+, वो इस इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करके और कन्वर्ट हो जाएगा FADH2 में। किसमें कन्वर्ट हो गया, FADH2 में। ठीक है, और इस दौरान ये ग्लिसरॉल फॉस्फेट किसमें ऑक्सीडाइज हो गया, दोबारा से इस ग्लिसरॉल फॉस्फेट का हमने क्या कर दिया, ऑक्सीडेशन कर दिया, और ये दोबारा से कन्वर्ट हो गया आपका डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में। तो इस तरीके से क्या करेगा, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट NADH2 का इलेक्ट्रॉन लेकर अंदर जाता रहेगा, उधर वो ऑक्सीडाइज होकर दोबारा बाहर अंदर वापस आता रहेगा। और इस तरीके से क्या होगा, इस NADH2 का जो इलेक्ट्रॉन है, इसका जो हाइड्रोजन है, इसके जो रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट है बच्चे, जिससे कि ATP बनने वाला है, वो हमने कहां भेज दिया, मैट्रिक्स के अंदर भेज दिया। किसके साथ जोड़कर, FADH2 के साथ जोड़कर। ठीक है, अब ये FADH2 के पास इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन जो है किसका है, सर ये इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन इसका है, सर ये NADH2 का। और ये जो FADH2 क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन को डाल देगा ATS में, जो कि आपकी इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में चल रही है। लेकिन यहां पर एक दिक्कत समझ में आ रही है क्या, अगर ये NADH2 खुद जाता, सोचो बच्चे, अगर ये NADH2 खुद जाता ETS में तो क्या होता, तो सर एक NADH2 हमें पता है, एक NADH2 से कितनी ATP बनती है बच्चे, 3 ATP बनती है। लेकिन अब इस NADH2 का इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन लेकर कौन एंटर हो रहा है ETS में, सर वो FADH2 एंटर हो रहा है। और एक FADH2 कितना ATP बनाता है, केवल 2 ATP बनाता है। ठीक है, यानी और साइटोप्लाज्म में कितने NADH2 बने हैं सर ग्लाइकोलिसिस में, 2 NADH2 बने हैं। तो 2 NADH2, हर NADH2 पर अगर ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल सिस्टम चलेगा तो 1 ATP और कम हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि सर अगर ये खुद जाता तो 3 ATP बनाता, इसके इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन आयन को लेकर घुस रहा है सर FADH2, तो ये केवल 2 ATP बना कर देगा। तो इस तरीके से हर NADH2 पर 1 ATP कमी आएगी। और यही वो कंडीशन है जब हमारी सेल कितना 36 ATP बनाती है, वो जो 2 ATP हैं वो कम हो जाते हैं। ठीक, वही हम देखेंगे अभी मैलेट एस्पार्टेट शटल सिस्टम में, वहां पर NADH2 का इलेक्ट्रॉन खुद NADH2 लेकर ही एंटर होगा ETS में, तो हर NADH2 से 3 ATP बनेगी। तो जो 2 ATP की यहां पर कमी आ रही है मैलेट एस्पार्टेट शटल सिस्टम में, क्या होगा, वहां पर कुछ अलग सिस्टम चल रहा है जिसकी वजह से NADH2 का इलेक्ट्रॉन NADH2 ही लेकर एंटर होगा, और आपको जो 2 ATP यहां पर कम मिल रहे हैं, वहां पर 2 ATP आपको बढ़ के मिलेंगे। तो वही 38 ATP आपको वहां पर गेन होती है मैलेट एस्पार्टेट में। ठीक, और अगर हम बात करें बच्चे, तो हमारी मोस्ट ऑफ द यूकैरियोटिक सेल जो है, मोस्ट ऑफ द यूकैरियोटिक सेल के अंदर यही ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल सिस्टम चलता है। और ये कितना ATP बना कर देता है, एक ग्लूकोज से इसके थ्रू हम कितना 36 ATP बनाते हैं। ये टोटल कैलकुलेशन तो अभी हम करेंगे अभी रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट में बच्चे, लेकिन ये हमें आइडिया मिल गया एक। ठीक है, और यहाँ पर ये जो NADH2 NAD+ में कन्वर्ट हुआ है, इसका क्या होगा सर, ये NAD+ दोबारा से तैयार हो गया ग्लाइकोलिसिस में यूज होने के लिए। और जो सेकेंड जो मेथड है साइटोप्लाज्मिक NADH2 को हैंडल करने का, वो है मैलेट एस्पार्टेट शटल सिस्टम। इस मैलेट एस्पार्टेट शटल सिस्टम में क्या होगा कि जो NADH2 जो ग्लाइकोलिसिस में बना है, वो NADH2 अपने रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट को ऑक्सैलोएसिटिक एसिड को दे देता है, और इस रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट को एक्सेप्ट करके ऑक्सैलोएसिटिक एसिड जो है वो मैलेट में कन्वर्ट हो जाती है। और फिर इस मैलेट को हम ट्रांसपोर्ट कर देते हैं मैट्रिक्स के अंदर, और मैट्रिक्स में जाकर दोबारा से ये मैलेट ऑक्सैलोएसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। क्या करके, इस रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट को रिलीज करके ये खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है। और इस बार इस मैलेट के रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट को लेने के लिए यहां पर आती है NAD, और वो NAD+ कन्वर्ट हो जाता है NADH2 में। मतलब सर यहां पर NADH2 का जो रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट है वो किसको ही ट्रांसफर किया गया, NADH2 को ही ट्रांसफर किया गया है।
और इस बार हमारे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में कौन एंटर करेगा? Na-DS2 ही एंटर करेगा। और इसीलिए एक Na-DS2 से जो 3 ATP हमें मिलनी चाहिए यहां पर वही होगा, इस एक Na-DS2 से हमें 3 ATP ही मिलेगी। और ऐसा होगा तो क्या होगा कि आप वो जो 2 ATP की कमी आ रही थी हमें, वो 2 ATP हमें ज्यादा मिलेंगे। और इस तरीके से हम एक ग्लूकोज से यहां पर कितनी ATP बना पाएंगे बच्चे? यहां पर एक ग्लूकोज से हम 38 ATP हम वेरी इजिली हम यहां पर बना सकते हैं। अभी हमें ये कैलकुलेट करना है, सर ये 38 कहां से आया? सर 2 कम ज्यादा तो हमें समझ में आ गया, लेकिन ये 38 कहां से आया? तो अब हम इस बारे में स्टडी करेंगे कि 38 ATP हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। और इस 38 ATP को कैलकुलेट करने के लिए हमें रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट समझनी पड़ेगी। अब हम